यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल आर। सो होपफुली यू आर गुड और आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रहा होगा। सो आज का जो हमारा ये है जो सेशन है बेसिकली दैट इज डेडिकेटेड टू द बीडीएल सॉल्यूशन। आपको पता है आपका एग्जाम जनवरी को शेड्यूल है, 11th ऑफ जैन को शेड्यूल है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जो लास्ट ईयर PYQ जो है बेसिकली मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था आपका। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, कितना आपको प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ जोन में रहो। और इस सारे के बाद एक आप ये भी जज कर सकते हो कि अभी तक आपका प्रिपरेशन कैसा है। और ओवरऑल मैं एट द एंड आपको ये भी कंक्लूजन देने वाला हूँ आफ्टर सॉल्विंग ऑल दैट क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ द डिफिकल्टीज लेवल, ओके, एंड व्हाट डिफिकल्टी लेवल यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द 11th of January that exam your BDL will be conducted, and accordingly you have to be planned, right? चलो, so see that is the first question, one liner question it is. Question is that at the neutral axis of the beam visible, no my dear friends, proper visible, should I zoom? I think proper visible right now. At the neutral axis of the beam the layer subjected to maximum bending stress, option B do not undergo any strain, are subjected to compression, are subjected to tension। देखो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उस पर ना तो कोई टेंशन होता है ना ही कोई कंप्रेशन होता है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है दोस्त। जैसे सपोज करो ये आपके एक ऑब्जेक्ट है ना, अभी इसका देखो, इसका हर जगह लेंथ क्या है, यहाँ भी हर जगह लेंथ LL है, ठीक है, LL है हर जगह। आप अभी देखोगे स्ट्रेट है ये आपका, तो हर जगह उसका लेंथ क्या रहेगा, L रहेगा, है ना। अब आप क्या करो, इसमें बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करो। अगर आप उस पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करोगे लाइक दैट, यू आर गोइंग टू अप्लाई द बेंडिंग मोमेंट, हाँ, लाइक सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम समथिंग लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो आप देखोगे इसका जो लेंथ है ये L प्लस डेल्टा L है और इसका लेंथ L माइनस डेल्टा L है, कुछ L माइनस डेल्टा L है ना। तो अब देखो L प्लस डेल्टा L कुछ पॉजिटिव से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा टेंशन, यहाँ पे होगा कंप्रेशन। टेंशन से कंप्रेशन हो रहा है या कंप्रेशन से टेंशन हो रहा है, तो कहीं पर तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना बाबू जहाँ पे ना तो टेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। वही प्लेन जिस पे ना तो टेंशन है ना कंप्रेशन है कॉल्ड न्यूट्रल प्लेन, और उससे जो एक्सिस पास करता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। उसका लेंथ जो है सपोज करो ये है, तो उसका पहले भी लेंथ L था, अभी भी लेंथ L होगा, ना तो कोई एक्सटेंशन ना कोई कंप्रेशन। सो डू नॉट अंडरगोज एनी स्ट्रेन, सो B फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी ले आया हूँ दोस्त, आई विल शेयर दैट PDF विथ यू गाइस, राइट। सो आप देख सकते हो सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए सारे चीज लिख के दे दिया हूँ, यहाँ पे सारा चीजें जो भी बता रहा हूँ। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेन 0 एट द न्यूट्रल एक्सिस, सिंस बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू यू नो स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेस इज आल्सो 0। बेंडिंग स्ट्रेस हो या स्ट्रेन की बात करो, दोनों वहाँ पे 0 होगा। एक साइड पे कंप्रेशन होगा तो दूसरे साइड पे टेंशन होगा, जो कि आपने देखा था। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ एन लिंक। ये क्वेश्चन आपका टोम में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो आपका है मैकेनिज्म करके, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। नंबर ऑफ IC सेंटर बेसिकली निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ IC सेंटर होता है बाबू NC2 होता है ना, N इज द नंबर ऑफ लिंक, तो जो IC सेंटर होगा वो जाएगा NC2। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा N इंटू N माइनस 1 अपॉन N इंटू N माइनस 1 अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका इजी क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था, आप आराम से बता सकते थे। D4 डेली हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ IC सेंटर जो था N इंटू N माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे N जो है टोटल नंबर ऑफ लिंक है, क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ लिंक जो है आपका, ये आपका N है। ओके, क्लियर ना। वेल, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a transportation algorithm, which of the following method used to determine the optimal solution, है ना। मैंने अभी आपका जो BL का आपको पता होगा मैराथन जो मैंने लिया था, वहाँ पे भी मैं ये क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए। So in the transportation algorithm, which of the following method used to determine the optimal solution? Option A least cost method, option B modified distribution method, option C northwest corner rule, option D Vogel approximation method। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब कभी भी आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है हमारे पास वो होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, है ना। बाद बाकी मैं सभी के बारे में थोड़ा सा लिख दिया हूँ। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लिस्ट कॉस्ट, वोगल अप्रोक्सिमेशन मेथड आर यूज्ड टू ऑब्टेन द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। इस सब की बात करते हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हो या लिस्ट कॉस्ट हो या वोगल अप्रोक्सिमेशन हो,
ये सब हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको मोडी भी बोलते हैं या यूवी मेथड भी बोलते हैं, राइट, यूज टू चेक द ऑप्टिमिलिटी एंड इम्प्रूव द सॉल्यूशन अंटिल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड। तो इनिशियल फिजिबल के लिए आप ये तीनों यूज करते हैं, दिमाग में याद रख लो, आपके एग्जाम में भी आया हुआ था, जो 2025 में जो एग्जाम हुआ था इसी में क्वेश्चन आया हुआ था। और जब हम बात करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, तो उसके लिए हमने मोडी यानी कि मोडी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करते हैं हम लोग। बाद में कि एक बार गो थ्रू हो जाना, आई विल शेयर दैट पीडीएफ। That is the next question. The ratio of pitch diameter to the number of teeth on the gear. Very easy question, one liner question. Every engineer can answer that question. ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन से एक चैप्टर होता है गियर एंड गियर ट्रेन, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। So the ratio of pitch diameter to number of teeth on the gear. Basically this is called what, my dear friends? CA. We can say the module of the gear कैसे होता है, D/T, है ना। D जो है आपके पास डायमीटर है, T जो है नंबर ऑफ टीथ है, और ये सिंपल आपको क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। और एक दो बात और याद रख सकते हो मॉड्यूल के बारे में। Whenever you talk about two matching gears, their module must be same, then only they can match. If the module is not same, they will not match, right? किसी भी मैचिंग गियर की बात करो, तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन हो, इसमें मैचिंग हो सके, सो दिस कुड बी ओनली पॉसिबल इफ बोथ द गियर्स हैव सेम मॉड्यूल, राइट। Okay, come to the next question, my dear friends. That is the next question. Question is that a cylindrical rod having a head at one end and other end fitting into a tapered hole, okay, in the other part to be joined is known as nail, tape bolt, set screw or stud. क्या बोलते हैं इसको? देखो, cylindrical rod है, having head at one end and other end fitting into a टैप्ड होल इन द अदर पार्ट टू बी ज्वाइंट, है ना, जो ज्वाइंट करना उसमें दे रहे हो आप, तो दिस इज नोन एज। देखो दोस्त, मैं सबके बारे में आपके लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ, चूंकि इसके बारे में बात किया था। यहाँ पे फिलहाल आंसर होगा टैप बोल्ट, है ना, दिस इज द बोल्ट। इस टाइप से जो टैप बोल्ट होता है, तो इसका जो हो जाएगा टैप बोल्ट होता है, ठीक है ना। हेड वन हैंड एंड इट अदर एंड थ्रेडेड फिट इनटू द टैप्ड होल, थोड़ा सा थ्रेडेड होता है, इसको हम टैप बोल्ट बोलते हैं। अब देखो, नेल क्या होता है, आपने जिसको किल बोलते हो, है ना, हैंगर वगैरह मतलब आपने यूज किया होगा, इस टाइप से किल है, इस पे आप हैमर करोगे, सो दिस इज कॉल्ड नेल। सो नेल इज ए फास्टनर दैट इज टिपिकली हैमर्ड इनटू अ मटेरियल एंड डज नॉट हैव अ हेड इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ बोल्ट। इसी तरह से आपके पास सेट स्क्रू भी है, ये इस टाइप से कुछ आपके पास स्क्रू होता है ना। सो सेट स्क्रू इज ए टाइप ऑफ स्क्रू यूजुअली फुल्ली थ्रेडेड and that does not leave a head and used to secure an object within or against another object. इसके पर्पस के लिए इसको आप यूज करते हो। स्टड जो होता है बाबू, अगर आपको पता हो स्टड, तो स्टड कुछ इस तरह से होता है, ये दोनों तरफ से थ्रेडेड होगा और बीच में अनथ्रेडेड पार्ट होता है, जिसको हम लोग स्टड बोलते हैं। तो चूंकि BDL ने इसका ऑप्शन दिया था, तो मुझे लगा कि चलो यू आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द ऑप्शंस, बिकॉज माइट बी पॉसिबल दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन इटसेल्फ, राइट। तो याद रखोगे, स्टड ये है जिसके दोनों तरफ आपको थ्रेडेड होगा, बीच में आपका प्लेन होगा, अनथ्रेडेड पार्ट होगा, सो दैट इज कॉल्ड स्टड। वेल, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल सेंसिबल हीट एंड टोटल लेटेंट हीट ऑफ द रूम आर 1,20,000 kilojoule and 60,000 kilojoule respectively, the sensible factor is, what will be the sensible factor, it is going to ask. Can you tell me what will be the sensible factor? Anybody can tell me what will be the sensible factor? See my dear friends, जब आप बात करोगे सेंसिबल फैक्टर, ये होता क्या है, यहाँ पे देखो मैं आपके लिए लिख के लेके आ गया हूँ। इफ यू टॉक अबाउट सेंसिबल फैक्टर, if you talk about sensible factor, अब हीट फैक्टर ये होता है सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। कभी भी आपसे जब सेंसिबल हीट फैक्टर पूछा जाए, तो ऑलवेज कीप इन माइंड सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस ऑफ लेटेंट हीट। इस क्वेश्चन में आप देखो, सेंसिबल हीट पता है, लेटेंट हीट पता है, आपसे सेंसिबल हीट फैक्टर पूछा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत आना चाहिए, इजिली यू कुड बी एबल टू सॉल्व, राइट। यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है, दैट मीन्स सेंसिबल हीट फैक्टर इज 66.67%. That will be the sensible heat factor, 66.67%.
That is the next question. Cavitation is a process in the operation of centrifugal pump which concern sudden stoppage of the pump, leakage of water, formation of water vapor bubbles or water vapor bubbles, you can say, sudden increase in speed of the pump. Cavitation क्या है? देखो, cavitation is generally a low pressure phenomena, है ना. Cavitation you can see either in the centrifugal pump और इन द फ्रांसिस टर्बाइन. चाहे फ्रांसिस टर्बाइन की बात, अगर पहले तो हम बताएं कि कैविटेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कैविटेशन होता है बहुत गलत बात है. रिपीटिंग, वाइब्रेशन, लॉट ऑफ एनर्जी आपका वेस्ट होगा. तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव टू बी कंट्रोल द कैविटेशन फिनोमेना. इट शुड नॉट हैपेंड. बट व्हाट इज द कैविटेशन? कैविटेशन इज व्हेनेवर the water pressure falls below their vapor pressure, so the bubbles is going to be formed, and that formation of bubbles is known as cavitation, right? So simply here it is going to be talk about cavitation, a process operation centrifugal pump which concern basically formation of the vapor bubbles. Just for your knowledge I want to add one more thing here. जब कभी भी आप कैविटेशन की बात करोगे तो कैविटेशन विल अकर एट द इनलेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. ध्यान में बैठा लो, एट द इनलेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. लेकिन जब आप फ्रांसिस टर्बाइन की बात करोगे तो वहां पे अगर होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ होगा, अगर होगा सो इट विल बी हैपन एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन. टर्बाइन के एग्जिट पे होगा या रोटर के एग्जिट बोल सकते हो मोर प्रिसाइजली. और यहाँ पे जो आप बात करोगे इनलेट हो जाएगा. तो कभी कभार ये भी बात एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैविटेशन जो पंप में कहाँ पे होगा, तो एट द इनलेट ऑफ द पंप. कैविटेशन फ्रांसिस टर्बाइन में कहाँ पे होगा? एट द आउटलेट ऑफ द रोटर, लाइक दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. तो मीनवाइल द करेक्ट आंसर इज व्हाट इज C for चेन्नई. Okay, I have given about there. You can see cavitation is in a centrifugal pump occur when the pressure in the pump inlet drop below the vapor pressure of the liquid, causing vapor bubbles to form. Right, these vapor later collapse violently, leading to noise and vibration, pitting on the impeller surface, reduce pump performance. That all is the effect, or we can say the drawback of the cavitation. देखो बबल्स तो बना, तो जब ये बाहर पानी, जब पानी जो है आपका पाइप से बाहर आएगा तो आपको पता है जो कैविटेशन होता है डेट इज ए लो प्रेशर फिनोमेना. लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में आएगा तो प्रेशर तो हाई है ना, तो ऑल बबल्स इज गोइंग टू बी कोलैप्स, राइट. और बबल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा और ये सारा एनर्जी के कारण नॉइज होगा, वाइब्रेशन होगा, पीटिंग ऑन द इम्पेलर सरफेस इवन यू कैन सी, एंड ऑब्वियसली दे विल रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ द पंप. सो सारी बात आपको ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू कैविटेशन. ये आपके एग्जाम में आया हुआ था. अगला क्वेश्चन है, देखो, ए नोजल हैज ए वेलोसिटी हेड एट आउटलेट इज 20 मीटर, राइट. इफ इट इज केप्ट वर्टिकल द हाइट रीच्ड बाय द स्ट्रीम इज, क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? नोजल हैज ए वेलोसिटी हेड एट द आउटलेट ऑफ 20 मीटर. इफ इट इज केप्ट वर्टिकल द हाइट रीच्ड बाय द स्ट्रीम. इसको मैं वर्टिकल रख दूंगा तो वही होगा दोस्त, जितना था पहले 20 हो जाएगा इस केस में. नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज है. इट विल बी व्हाट इटसेल्फ, इट बिकम्स 20. ये 20 ही हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इसका ए ही रहेगा, राइट. v²/2g करोगे विल गेट 20 मीटर इटसेल्फ. This is the next question. For perfectly elastic bodies, the value of coefficient of restitution is, and some option you have 1, more than 1, less than 1, और equal to 1. देखो E का वैल्यू तो A से ज़्यादा, एक से ज़्यादा तो कभी होता ही नहीं है. अगर आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करोगे तो B तो नहीं होगा. देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ना, कभी भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो E जो है एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाता है. E होता क्या है, अगर आपको याद होगा, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. आपको मैंने ये बार बार बताया हूँ क्लास में, मैं यूट्यूब पे भी. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट. व्हाट? अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और जब आप बात करते हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के तो दोनों का रेशियो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होता है. यहाँ पे 0 तब होता है जब परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है. कभी बोले परफेक्टली इन इलास्टिक,
तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो जीरो हो जाता है। जैसे एक केस की बात करूँ, मैं हमेशा यूजुअली क्लास में एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी बोट पे, आप एक बोट जा रहे हैं सपोज करो, और आप भी किसी वेलोसिटी से जा रहे हो, तो अभी तो है ना, मतलब यहाँ बात करोगे वेलोसिटी पे अप्रोच तो है, लेकिन जैसे ही आप एक बार छलांग लगा दिया आपने किसके ऊपर, मान लो आपने बोट के ऊपर छलांग लगा दिया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसलिए ई का वैल्यू जीरो हो जाता है। अदरवाइज ई जो होता है अगर इन इलास्टिक है ना, तो 0 से 1 के बीच में ये लाई करता है, राइट। तो सारी बातें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिंग इज नोन एज, कपिंग क्या है? कपिंग एक तरह से हमारे पास ड्रॉबैक होता है, स्पेशली जब आप बात करते हो, यहाँ ऑप्शन पहले देख लो, क्वाइनिंग, स्टैंपिंग, हॉबिंग और डीप ड्राइंग। तो कपिंग इज वन टाइम्स ऑफ ड्रॉबैक दैट यू कैन सी इन केस ऑफ डीप ड्राइंग, है ना। डीप ड्राइंग में आपको ये ड्रॉबैक दिखेगा। डीप ड्राइंग जितना भी आप खाना पकाने वाला बर्तन उड़ते जानते हो, भगोना हो गया, है ना, दैट ऑल आर इज गोइंग टू मेड बाय द डीप ड्राइंग प्रोसेस। तो कपिंग इज बेसिकली what is also known as deep drawing, so D for Delhi is the right answer। डीप ड्राइंग का मैं डायग्राम आपके लिए यहाँ पे ले आया हूँ, देखते हो इस तरह से खाना पकाने वाला सामान वगैरह जो होता है ये आप इसी से बनाते हो। ये एक आपके पास शीट मेटल होगा, एक डाई आएगा, इसको ये करेगा और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। सो कपिंग इज द अनदर नेम ऑफ डीप ड्राइंग, अ शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस कप शेप और हॉलो कंपोनेंट। फॉर दैट पर्पस यू आर गोइंग टू यूज कपिंग। कपिंग एक तरह से डीप ड्राइंग का दूसरा नाम भी है, हालांकि एक ड्रॉबैक भी होता है जिसको हम कपिंग ही बोलते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से एक आपके पास शीट मेटल होगा, ऊपर से एक आपको डाई होगा, कंप्रेस करो ये इस टाइप का शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फॉर ऑल सब्सटेंस एब्जॉर्बिविटी मस्ट लाई बिटवीन, कोई भी सब्सटेंस है तो एब्जॉर्बिविटी किसके किसके बीच में लाई करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज ए क्वेश्चन फ्रॉम हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में आपका एक टॉपिक है, वेल अवेयर होंगे आप उस टॉपिक से, रेडिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो है रेडिएशन से लिया गया है दोस्त। तो कोई भी चीज़ है, एब्जॉर्बिविटी हो, कुछ भी हो, 0 and 1, 0 and 1, बी एंड सी दोनों एक ही आंसर है यार, है ना, मतलब मिसप्रिंट हो सकता है ये। तो 0 से 1 के बीच में होगा, चाहे बी हो या सी हो सकता है कुछ सी, मतलब सेम ऑप्शन है बी एंड सी, तो मिसप्रिंट होगा एग्जाम का। बोथ कुड बी द राइट आंसर है, ठीक है। तो कोई भी, चाहे एब्जॉर्बिविटी हो या डिफ्यूज एब्जॉर्बिविटी हो, या आप बात करते हो एब्जॉर्बिविटी के बाद बात करो रिफ्लेक्टिविटी हो, है ना, या एब्जॉर्बिविटी हो, ये सारा का सारा जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिविटी और ट्रांसमिसिविटी, ठीक है। देख लो यहाँ पे, ये मैं आपको देख लो, यहाँ पे एक हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन है जो आपके सरफेस पे आ रहा है, ये कुछ आपका रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है, और इसके बाद ये इमिटेड रेडिएशन है, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है। जब ये आएगा तो कुछ वहाँ पे क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब। हर बॉडी कुछ ना कुछ एब्जॉर्बिविटी होता है। अगर मान लो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा तो बॉडी आपको ब्लैक दिखेगा, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्ट होएगा ही नहीं, और जब रिफ्लेक्ट नहीं होएगा तो हाउ लुक्स लाइक अ बॉडी ब्लैक, राइट। तो कभी भी अगर एब्जॉर्बिविटी 1 है मतलब ये आपका ब्लैक बॉडी दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा। ब्लैक बॉडी मैं क्या ही बोलूँ, ब्लैक बॉडी अलग चीज़ है, ब्लैक कलर अलग चीज़ है, बोथ आर टोटली डिफरेंट। डोंट बी कंफ्यूज कि ब्लैक बॉडी विल बी ब्लैक इन द कलर, दैट नॉट नेसेसरी, इट इज ए टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये पूरी तरीका से कर देता है रिफ्लेक्ट, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो परफेक्टली आप बोल सकते हो परफेक्टली ये रिफ्लेक्टिव है। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ फीन टू हीट ट्रांसफर रेट विदाउट द फीन इज रेफर्ड एज। ये क्वेश्चन फिर से हमारा जो हीट ट्रांसफर में चैप्टर होता है फीन्स, वहां से लिया गया है। दो तरह के आपने पढ़ा होगा, एक होता है फीन इफिशिएंसी, दूसरा होता है फीन इफेक्टिवनेस। तो ये क्वेश्चन उसी पार्ट से है, दैट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम पार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू टॉक अबाउट फीन इफेक्टिवनेस इज गिवन एज ट्रांसफर हीट with fin, or you can say heat transfer with fin to the heat transfer without fin, and their ratio is called is what, fin effectiveness. Heat transfer with fin to the heat transfer without fin, and their ratio is called is what, fin effectiveness. What is the extra information that you need here?
याद रखना इफेक्टिवनेस जो होता है ना, ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर कहीं पे भी फिन लगाते हो तो मिनिमम ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को डबल कर देगा, तभी फिन को मैं इफेक्टिव बोलता हूँ, है ना। अगर मैं फिन को इफेक्टिव नहीं बोलता हूँ, तो अगर मान लो इफेक्टिवनेस 2 है, इसका मतलब फिन लगाने के बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डबल हो गया। अगर 3 है तो ट्रिपल हो गया, 4 है तो 4 टाइम्स हो गया, लाइक दैट। तो किसी फिन को इफेक्टिव हम तभी बोलते हैं जब उसकी इफेक्टिवनेस 2 या 2 से बड़ा होता है। इससे कम होगा तो उसको इफेक्टिव फिन नहीं बोलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने साथ में दे दिया। सर्कल कंसेंट्रिक विद द पिच सर्कल ड्रॉन थ्रू एट द टॉप ऑफ द टीथ इज नोन एज टॉप ऑफ द टूथ। तो ये देखो एडेंडम सर्कल है, मैं आपको बना दिया था। तो ये टॉप और नीचे वाला जो है डिडेंडम होता है। टॉप पे जो बनना है एडेंडम सर्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडेंडम। तो सिंपल याद रखना है, वो देख रहे हो 1 लाइनर क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है, चीजें आपको पता है, आप आराम से कर लोगे, कोई टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स है, वेरी बेसिक्स मैं बोल सकता हूँ। जो आपको पता है तो ये एग्जाम आपके लिए क्रैक करना आसान ही नहीं, बहुत ही इजी हो जाएगी, राइट। सिंपल क्या ही है, बस आपको पता होना चाहिए एडेंडम है, नीचे डिडेंडम है, हमारा काम बन जाएगा। सो 13 एडेंडम सर्किल विल बी द राइट आंसर, इवन यू कैन सी इन दैट डायग्राम इटसेल्फ। That is the next question. The height to diameter ratio is up to 0.7, then the number of draw. कितना नंबर ऑफ ड्रॉ होगा if height to diameter ratio is 0.7? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूरी तरीका से कुछ फैक्चुअल डाटा पे बेस्ड है, तो इसको आपको रखना पड़ेगा, है ना। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे याद रखना, डीप ड्राइंग में हाइट टू डायमीटर रेशियो लेस देन 0.7, then the part is considered shallow and can typically be produced in a single draw में। higher ratio require multiple draw to avoid tearing और excessive thinning। यहाँ पे देखो HD रेशियो 0.75 से कम है तो 1 ड्रॉ, 0.75 से लेकर 1.25 है 2 ड्रॉ, अप टू 0.7 एक ड्रॉ से हमारा काम चल जाता है। तो ये डाटा आप क्या करोगे, याद रखोगे, डाटा यू हैव टू बी रिमेंबर। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था, तो हो सकता है अभी जो 11 जनवरी को आपका एग्जाम है वहाँ पे भी उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिखे या दिख सकता है। दैट्स व्हाई प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट वन, राइट, एंड ट्राई टू रिमेंबर। यस, आई विल शेयर दैट PDF, डोंट वरी, आई विल शेयर दैट PDF। That is the next question. A body which absorbs the entire incident radiation is called white body, black body, opaque body और transparent body। देखो कोई भी बॉडी जो परफेक्टली इंसिडेंट रेडिएशन के एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं ना। तो दैट बॉडी इज कॉल्ड इज व्हाट, ब्लैक, क्योंकि आने वाले सारे एब्जॉर्ब को, इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स व्हाई इसकी एब्जॉर्बिलिटी मैक्सिमम होता है। ब्लैक बॉडी के बारे में 1-2 बात और याद रखो, एक्स्ट्रा पॉइंट आई वांट टू ऐड देयर बिकॉज दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रिगार्डिंग द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इज बेसिकली हैव मैक्सिमम इमिसिव पावर एट एनी गिवन टेम्परेचर, है ना। ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है और इनफैक्ट हाईएस्ट होता है। सिग्मा टी के पावर 4 जो आप जानते हैं इमिसिव पावर बेसिकली दुनिया के हर बॉडी से निकलता है दोस्त। इमिसिव हर बॉडी से, आपसे, हमसे, मार्कर से, बोर्ड से, मेरे मोबाइल से, हर बॉडी से इमिट होता है। प्रिभोस्ट ने बोला था, प्रिभोस्ट इज द नेम ऑफ द पीपल एंड ही टोल्ड दैट इन द वर्ल्ड all the body have temperature more than 0 Kelvin above and all body is going to emit the radiation which is proportional to their temperature के power 4, right। बाद में वो तो चलो ठीक है power 4 तो बाद में कॉन्सेप्ट आया, बट उन्होंने इतना बोला था कि दुनिया में जितना बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से अबव है उससे हमेशा रेडिएशन इमिट होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, राइट। तो ये बात भी आप याद रखोगे, है ना। ब्लैक बॉडी को हम डिफ्यूज इमीटर भी बोलते हैं। मतलब डिफ्यूज इमीटर क्या होता है, ये हर डायरेक्शन में, ये मतलब जो इससे जो इमिट हो रहा है डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है ना। कोई भी चीज़ जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है हीट ट्रांसफर में, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिफ्यूज। तो डिफ्यूज इमीटर मीन्स जो हर डायरेक्शन में इमिट करता हो, डायरेक्शन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो 2 बातें एक्स्ट्रा जो आपको याद रखना ब्लैक बॉडी के बारे में। व्हाइट बॉडी जो सभी में रिफ्लेक्ट कर देता है, ओपैक ट्रांसपेरेंट कोई भी एब्जॉर्ब ना करता हो,
तो ये सारी बातें जिसका आर पार हो जाए। यहाँ पे मैं आपके सबके लिखता हूँ ब्लैक बॉडी है ना, व्हाइट बॉडी जो सारा कर दो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा। ब्लैक बॉडी के बारे में आपको बोल दिया हूँ है ना, देख रहे हो, परफेक्ट एब्जॉर्वर। ओपैक बॉडी क्या होता है? So opaque body one that not allow light to pass through it. Opaque body is one that does not allow light to pass through it. It may absorb, reflect the incident radiation but no transmission. इसका कोई ट्रांसमिट नहीं होगा लाइट का। ट्रांसमिट करने का मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये रेज आया तो इसमें कुछ ऐसे ट्रांसमिट हो सकता था। आर पार देख सकते हो ट्रांसमिट का मतलब। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट बॉडी, वन दैट अलाउ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू इट। इंसिडेंट लाइट को अपने से पास होने देगा, तो इसको हम बोलते हैं। एग्जांपल जैसे हो जाएगा क्लियर ग्रास, प्योर वाटर, ये सब जो एग्जांपल है दैट इज कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ ट्रांसपेरेंट। तो सबके बारे में एक बार याद रखोगे आप। क्योंकि ये बात आपके एग्जाम में आ चुकी है, देन यू हैव टू बी रिमेंबर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ ना, आप सारा सिलेबस कवर करके जाओ, आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा इस एग्जाम का। सिलेबस कवर करो पूरा, ये नहीं छोड़ मत दो। कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। So the efficiency of Carnot cycle, T1 is the temperature of hot reservoir, 2T is the temperature of the cold reservoir, and you have to be defined. So what will be my dear friends? ये हो जाएगा क्या, T1 प्लस T2 अपॉन T1, नहीं ये हो जाएगा आपका D फॉर डेली। T1 क्या है, हॉट रिजर्वायर, यस। अच्छा तुम 1 माइनस T2 अपॉन T1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, T1 माइनस T2 अपॉन T1। अल्टीमेट ये कटेगा और अल्टीमेट ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आप सारा को देख के जाओ और बी पॉजिटिव। फीड ड्राइव इन CNC मिलिंग मशीन आर प्रोवाइडेड बाय, ये आपका CNC जो आप बात करते हो, CNC मशीन का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन में आप इसके बारे में पढ़ते हो। सो फीड ड्राइव इन CNC मशीन आर प्रोवाइडेड बाय नन ऑफ द ऑप्शन इंडक्शन मोटर, सर्वो मोटर और शंट मोटर। तो इसके बारे में क्या आप आंसर करोगे? आंसर हो जाएगा सर्वो मोटर। तो याद रखोगे, मैं सब मोटर के बारे में लिख दिया हूँ थोड़ा सा। Feed drive in CNC machine are required precise control of position, speed and acceleration. For this purpose, servo motor is going to be used. If you talk about induction motor, so an induction motor, also called asynchronous motor, operate on the principle of electromagnetic induction. Since इसका जो working principle है, that is based on the electromagnetic induction, that's why it is called is what, induction motor. What is the features they have? So no physical electrical connection to the rotor current is induced, है ना। सिंपल डिजाइन होता है, लो मेंटेनेंस है, कॉमनली यूज इन फैन, पंप, कंप्रेसर एंड इंडस्ट्रियल ड्राइव। इफ यू टॉक अबाउट सर्वो मोटर, तो ऑलरेडी यू हैव डिस्कस अबाउट द, है ना, यूज इन CNC ऑटोमोबाइल सिस्टम, वर्क विथ फीडबैक डिवाइस लाइक इनकोडर्स एंड ये भी पूछता है कि किसमें फीडबैक डिवाइस लगता है, तो ये भी याद रखोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लिख के आ गया हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट वन। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है? फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ब्लैंकिंग। आई थिंक देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ छोड़ो मत, हर चीज़ आप पढ़ के जाओ। कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है BDL में, नॉट इवन BDL, इन ऑल दैट टाइप ऑफ PSU लगभग बहुत बेसिक क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आता है। अगर आप पूरी सिलेबस कवर करके थोड़ा अच्छा से गए हो, देन यू कुड बी वेरी बेटर पोजिशन, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द वेरी बेटर पोजिशन in the examination hall, like that. Very easy question yaar. Forging, rolling, extrusion, that all I am going to talk about in the metal forming process. But if you talk about blanking, punching, right, that all are comes under the category of sheet metal operation. ये सारा सारा हमारा sheet metal operation के अंतर्गत आ जाता है। That all comes under the category of sheet metal. So which is not a metal forming process? So blanking is not a metal forming process. Right.
नेक्स्ट, चैपलेट आर मेड ऑफ कोर्स सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, वुड और मेटल। चैपलेट किसका बना होता है? तो आराम से ये आपका कास्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत बार हम बात करते हैं, है ना। कुछ इस टाइप से मेटल का बना होता है, ऐसा होता है आपका। बेसिकली सपोर्ट करने के लिए, कोई बुओयेंसी इफेक्ट हो, यूज इन कास्टिंग सपोर्ट कोर एंड दे मस्ट विथस्टैंड द मोल्टन मेटल टेम्परेचर, देयरफॉर दे मेड अप बाय मेटल एंड यस मोर इम्पोर्टेंट थिंग दे आर जस्ट गोइंग टू गिव द स्टेबिलिटी टू द कोर। क्योंकि आपको पता है जब आप इसमें कोर डालोगे, जब आप सैंड कास्टिंग की बात करते हो और जब हमें हॉलो प्रोडक्ट चाहिए, इन केस ऑफ सैंड कास्टिंग यू नीड द हॉलो प्रोडक्ट, तो जब मैं मोल्टन मेटल इसमें दूंगा तो ये कोर है, तो यहाँ पे बुओयेंसी लगेगा। अगर इसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं हो तो कोर को थोड़ा सा अपने पोजीशन से क्या कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, फिर अल्टीमेट जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिजायर्ड रिक्वायर्ड डायमेंशन का नहीं मिलेगा एंड इट विल नॉट गुड। तो इसलिए आप चैपलेट को प्लेस करते हो, ठीक है। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्लीव ऑफ ए पोर्टल गवर्नर मूव्स अपवर्ड द गवर्नर स्पीड। ये क्वेश्चन गवर्नर का है, थ्योरी ऑफ मशीन का। देखो कुछ इस टाइप से आपके पास वार्टनर गवर्नर या पोर्टर गवर्नर की बात करोगे, इस टाइप से ये रोटेट करता है और फिर ये जब जैसे रोटेट करेगा ये किधर जाएगा, अप जाएगा। और वही है, इन पोर्टर गवर्नर व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस द बॉल्स मूव आउटवर्ड ड्यू टू इंक्रीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉसिंग स्लीव राइज अप द अपवर्ड। तो ये जो स्लीव है जब ये जोर से मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये आर्म एक्सटेंड होगा तो ये स्लीव क्या होगा, ऊपर जाएगा। यही बात आपसे पूछा गया था। सो इफ द स्लीव मूव्स अपवर्ड इंडिकेट दैट गवर्नर स्पीड हैज इंक्रीज्ड। अगर स्लीव हमारा ऊपर जा रहा है मतलब तभी हो सकता है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है मतलब स्पीड ज़्यादा रहा होगा, तभी ये जा रहा है। ये बातें हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। Right? Come to the next question. Which of the following unit the Summerfield number? इसमें से कौन सा समरफील्ड नंबर का यूनिट है? देखो समरफील्ड नंबर याद करो, मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, मैंने मशीन डिजाइन में आपको पढ़ाया था, स्पेशली जब मैं आपको बियरिंग की बात कर रहा था, बियरिंग की जो डिजाइन करने की बात करते थे हम लोग, डिजाइनिंग ऑफ द बियरिंग, वहाँ पे हम लोग समरफील्ड नंबर के बारे में बात किया था, अगर आपको याद होगा तो। तो यहाँ पूछा जा रहा है समरफील्ड नंबर क्या होता है। बेसिकली इट इज ए डायमेंशनलेस नंबर, दे डोंट हैव एनी डायमेंशन। तो ये डायमेंशनलेस नंबर होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये सारा ऑप्शन जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, द करेक्ट आंसर इज नो यूनिट इट हैव, इट इज ए नंबर माय डियर फ्रेंड्स, एंड नंबर डू नॉट हैव एनी यूनिट, राइट। 5 का क्या यूनिट होगा, यहाँ पे देखो समरफील्ड नंबर है 5, मैं बोलूँ 5 क्या यूनिट है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशनलेस होगा। ओके, that is next question. Is allowance provided ... is allowance provided to compensate for the enlargement of the mold cavity because of excessive wrapping? This is called option A wrapping allowance, option B draft allowance, option C distortion allowance, option C shrinkage allowance. So what answer you can answer that question, my dear friends? Answer everyone. क्या हो जाएगा? सी माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी ऐसा होगा उसको हम रैपिंग अलाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोवाइडेड टू कंपनसेट फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ मोल्ड कैविटी कॉजेज एक्सेसिव रैपिंग इज कॉल्ड रैपिंग अलाउंस। यहाँ पे मैं आपके लिए ले भी आया हूँ, देखो थोड़ा सा क्या होता है। रैपिंग इज द प्रोसेस शेकिंग और रोटेटिंग द पैटर्न टू लूज इट बिफोर द विड्रॉन। जैसे आपके पास सैंड के अंदर मान लो थोड़ा सा ये आपका कास्टिंग है, प्रोडक्ट है पैटर्न, और ये सैंड के अंदर है, राइट। तो अगर आप डायरेक्ट इसको निकालोगे सैंड से तो नहीं लगता सैंड भरा भरा के गिर जाएगा या कुछ और डिफेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा निकालने से पहले
इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट राइट करूंगा, अप डाउन करूंगा, दैट इज कॉल्ड रैपिंग। ओके, सो दिस इज इनलार्ज द मोल्ड कैविटी कॉजिंग द कास्टिंग टू बिकम ओवर साइज, है ना, थोड़ा सा ओवर साइज हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैं पैटर्न को छोटा रखूंगा। सो टू कंपनसेट दिस इनलार्जमेंट निगेटिव रैपिंग एलाउंस इज प्रोवाइडेड। हमेशा याद रखना रैपिंग एलाउंस ही एक ऐसा है जो निगेटिव है, क्योंकि जब मैं इसको थोड़ा लेफ्ट राइट करूंगा तो कैविटी की साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब कैविटी की साइज बड़ा हो जाएगा तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा वो जो मेरा पैटर्न है उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। तो ऑलरेडी मैं पैटर्न को थोड़ा छोटा बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं थोड़ा लेफ्ट राइट या अप डाउन कराऊंगा उसको, तो कैविटी अगर बड़ा भी हो तो जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना ही बड़ा, उससे ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ रैपिंग एलाउंस को निगेटिव एलाउंस, जिसमें हम पैटर्न को जो मुझे एक्चुअल में डायमेंशन चाहिए उससे मैं थोड़ा छोटा ही रखता हूँ रैप करने के कारण, क्योंकि रैपिंग के दौरान जो कास्टिंग की जो कैविटी है वो ऑलरेडी हमारा मतलब इनलार्ज हो जाएगा, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ केस हार्डनिंग, सैनेडिंग, नेट्राइडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग और इंडक्शन hardening? What will be the answer of that question, my dear friends? Sanding, netrading will not the method of case hardening. So electroplating तो अलग चीज़ है यार, ये सब तो चलो मैं हार्डनिंग की बात करता हूँ। केस हार्डनिंग मतलब सरफेस, है ना। जब कभी आप देखते हो केस हार्डनिंग तो मैं देखता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, केस हार्डनिंग का क्या मतलब है। केस हार्डनिंग का सिंपल मतलब होता है सरफेस की, जो आप हार्डनिंग की बात करते हो उसकी मैं केस हार्डनिंग के अंतर्गत आता है सरफेस हार्डनिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लोटिंग नहीं है भाई, और सब तो ठीक है, इलेक्ट्रोप्लोटिंग नहीं होता हमारा। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C4। चेन्नई नोट पूछा जा रहा है, राइट। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपके लिए लिख दे दिया हूँ, यहाँ पे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ क्रोमियम एंड द निकल इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल का कौन सा जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सबसे सही है। ऑप्शन है 12% क्रोमियम, 13% निकल, 10% क्रोमियम, 3% निकल, 32% क्रोमियम, 5% निकल एंड 18-8। व्हाट विल बी आंसर माय डियर फ्रेंड्स? सो 18-8-1 पढ़ा होगा आपने, ऐसे 18-4-1। So 18% chromium, 8% nickel. So this corresponds to well known 18-8 stainless steel, है ना। Most common stainless steel grade 18-8 मतलब होता है 18% क्रोमियम है, 8% निकल है। क्रोमियम जो हम ऐड करते हैं उसका जो मेन पर्पस होता है कोरोजन रेसिस्टेंस को क्या करना, इनलार्ज मतलब बढ़ा देना। कोरोजन रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आप लोग उसमें क्या ऐड करते हो, क्रोमियम ऐड करते हो, उससे कोरोजन रेसिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। So this corresponds to well known 18-8 stainless steel. Okay, this is the next question. The standard length of the shaft which are used to transmit power between the source and the machine is 6, 7, 5 या all of the above. The standard length की बात कर रहे हो। So what could be answer my dear friends? Anybody? देखो ऐसे आप देखोगे तो जनरली हमारा 7 मीटर होता है ना, लेकिन इसमें ईज आर दिया मतलब 6, 5 सब यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ये मैं डी लगा दूंगा। लेकिन अगर मैं वेरी स्पेसिफिक हो गया, जब एक्सपेरिमेंट वगैरह की मैं बात करता हूँ तो मैं 7 मीटर पे करता हूँ, लेकिन जब पावर ट्रांसमिशन की बात होता है 5-6 भी हम यूज करते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल। अगर मान लो ऑप्शन में डी ऑल नहीं होता तब मैं ऑप्शन बी के साथ चला जाता, ठीक है। तो इस तरह से कभी आपको ऑप्शन के साथ भी गेम करना पड़ता है। That is the next question. A body of mass 2 kg moving with the velocity of 50 meter per second. What will be kinetic energy of the body? Body mass 2 kg moving with the velocity of काइनेटिक एनर्जी। कितना आसान क्वेश्चन है, वही बताओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कितना इजी क्वेश्चन है, इसीलिए कट ऑफ भी थोड़ा हाई चला जाता है ना। हाफ एम वी स्क्वायर सब चीज़ है दोस्त, हाफ वी स्क्वायर कितना है 50, 25 पे 2 0, 2500 जूल हो जाएगा। न्यूटन मीटर मतलब जूल।
टिपिकली वैल्यू ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस फॉर द ब्रास देखो लाइज बिटवीन। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, है ना। ये पीएसटी जो मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको प्रॉपर बाय हार्ट मतलब रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा होता है। अब ये ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू पूछ दिया है जो स्टूडेंट को रटना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकता है। तो दोस्त रट लो ब्रास, थोड़ा सा स्टील, एल्युमिनियम, ये 2-3 मटेरियल जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। स्टील में भी अलग अलग का होगा, तो एक बार रेंज देख लेना स्टील का भी, ये हेल्पफुल होगा। फिलहाल जब मैं ब्रास की बात करता हूँ तो ब्रास का जो वैल्यू होता है दोस्त, ये 30 से लेके 40 गीगा पास्कल के बीच में वेरी करता है। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस फॉर द ब्रास लाइज बिटवीन 30 to 40 गीगा है दोस्त। गीगा समझते हैं ना, 10⁹, सो इट कम्स अंडर दैट गीगा। That is the next question. Mishran is a casting defect which occur due to improper alignment mold, insufficient fluidity of the molten metal, absorption of gas by the liquid metal, very high pouring temperature of the metal। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिश्रण जो कास्टिंग डिफेक्ट है ये किसके कारण से आता है दोस्त? Why you are going to find the मिश्रण कास्टिंग डिफेक्ट? So because of this is insufficient fluidity of the molten metal, यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से है ना, आपको कैविटी था, आप देखो यहाँ मतलब फ्लूइडिटी कम था, अब ये इस पार्ट को भरा ही नहीं, ये पार्ट आपका ऐसे ही रह गया, है ना। तो पूरी तरह से फ्लूइडिटी नहीं था, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और इस टाइप का जो डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड मिश्रण। सो व्हाट इज मिश्रण माय डियर फ्रेंड्स? सो सिंपली वी कैन से सर insufficient fluidity of the molten metal. A mission occurs when the molten metal solidify before completely filling the mold cavity, राइट, है ना। तो फ्लूइडिटी कम होगा, कैसे बढ़ा सकते हो? तो मोस्ट कॉमन इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ द बेस मेटल ऑफ द मोल्टेन मेटल, ठीक है। तो अगर आपको इसको बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ा सकते हो? तो सर सुपर हीट करके, हम क्या करके दोस्त? सुपर हीट करके इसको हम इलाज कर सकते हैं। डिग्री ऑफ सुपरहीशन मैं ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम हो जाएगी मतलब फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, और जब फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं अच्छा से फ्लो करेगा। तो ये हाई टेम्परेचर पे होता है। तो आप बोलोगे सर मिश्रण अगर अपने को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो मोल्टेन मेटल को मैं ज़्यादा सुपर हीट कर दूंगा, देन यू नो वर्क विल गेट कंप्लीटेड। यस, देखो ए ब्लॉक वेट इज गिवन 20 किलो न्यूटन, राइट, resting on an inclined plane which makes an angle 30 degree to the horizontal. The component of gravity force parallel to inclined plane is, है ना। वेट आपको 20 किलो न्यूटन दे रखा है, रेस्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एंगल 30, है ना। यहाँ पे आपके पास बॉडी है, ये 20 किलो न्यूटन लगेगा, ये 30 है, तो इधर लगेगा 20 sin 30, अमिता बताता हूँ बाबू, और इधर होगा 20 cos 30। The gravity force parallel to the inclined surface, है ना, parallel to inclined surface, इसके इनका 20 20 30, 20 sin 30 हो जाएगा, तो 20 sin 30, sin 30 होता है हाफ, तो 20 हाफ 10 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, तो पैरेलल तो यही होगा ना बाबू, है, तो उसका कंपोनेंट पूछा जा रहा है, आराम से बता दोगे। इजी, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा अच्छा से पढ़ के जाओगे तो नहीं लगता कि सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा सर, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, आराम से हम बता देंगे C4 चेन्नई। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is the question. A particle starts from rest and moves in a straight line whose equation of motion is given by s equal to 2t minus t minus 1. The acceleration of the particle after 1 second will be 8 meter per second, 6 meter per second, 4 meter square per second and 10 meter per second. तो देखो आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इस क्वेश्चन में, है ना। तो सिंपली आप डिफ्रेंशिएट करो, एक बार करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, दूसरी बार करो तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। पुट कर दो dv/t, ये 4 आ रहा है, डायरेक्ट आप बोलोगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। द क्वेश्चन इज
द क्वेश्चन इज हियर, वी कैन सी द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ जेट वाटर टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज नोन एज। देखो अगर आप बात करोगे थ्योरेटिकल जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है यह हमेशा होता है CD राइट इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, जैसे आप बात करो वेंचुरी मीटर में जब हम डिस्चार्ज मेजर करने के लिए बात करते हैं तो हम जब बर्नौली इक्वेशन से यूज करते हो आप, तो एक्चुअली आप मान के चलते हो कि आइडियल है, बट एक्चुअली में आइडियल तो है नहीं, लॉस तो हो रहा है पाइप के अंदर। तो यहाँ पे ये CD उसी को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ से जब आप बात करोगे एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, तो ये क्या आ जाएगा CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा राइट। तो B फॉर मुंबई जो है सही है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहलाएगा वो। ठीक है, क्योंकि पाइप के अंदर मेजर माइनर लॉस होता रहता है तो इसको निगलेक्ट करके आप बर्नौली लगाते हो। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन फॉर ए सिलेंडर पाइप इज, और कुछ आपके पास ऑप्शन दे रखा है, H इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द पाइप एंड K इज थर्मल कंडक्टिविटी। सो अगर आप बात करते हो क्रिटिकल रेडियस, तो क्रिटिकल रेडियस जो होता है ना ये होता है K/H इन केस ऑफ सिलेंडर, और RC का ही वैल्यू होता है 2K/H इन केस ऑफ स्पेयर। तो चूंकि सिलेंडर के बारे में पूछ चुका है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके स्पेयर के बारे में पूछ ले, तो बी रेडी राइट, इट विल बी 2K/H। अच्छा सर ये हमको बताता क्या, देखो बाबू अगर आप बात करोगे इधर हमारे पास बात करते हो हीट ट्रांसफर है और इधर हमारे पास रेडियस है, कुछ इस टाइप से होता है हमारे पास, ये हमारा RC है, यहाँ से हमने इंसुलेशन स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे आप इंसुलेशन कर रहे हो हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है, देख लो मैक्सिमम हो गया क्रिटिकल रेडियस पे, और जब क्रिटिकल रेडियस से बाहर जाओगे या अबे जाओगे तो उस केस में क्या होगा, आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होता रहेगा। तो याद रखना जो हमारा स्टीम पाइप होता है इसमें जब हम इंसुलेशन करते हैं फार अबे द क्रिटिकल रेडियस, क्योंकि स्टीम पाइप में हम चाहते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हीट ट्रांसफर ना हो पाइप से, क्योंकि अगर पाइप से हीट ट्रांसफर हो गया बाहर में तो क्वालिटी जो है स्टीम का डिग्रेड हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इन केस ऑफ स्टीम पाइप you are going to be insulate far away the critical radius. If you talk about electric wire, so in that case I am going to insulate near the critical radius so that maximum heat transfer could takes place and there should be no any issue, क्योंकि समझते हो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाता है तो अल्टीमेट लॉस ज़्यादा होने लगेगा। तो इसीलिए आप नियर द क्रिटिकल रेडियस करते हो इलेक्ट्रिकल वायर के केस में, ताकि मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें। That is the next question, circumferential stress acting on a thin cylinder is ... the longitudinal stress। देखो longitudinal stress जो होता है ये होता है PD/4T होता है, ठीक है। और जब आप बात करोगे circumferential जो होता है, जिसको आप हुप भी बोलते हो, circumferential बोलो या हुप बोलो, है ना, C बोलो, जो भी बोलो, ये होता है PD/2T, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो बोलो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 1/2 कर दो, सिंपल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो PD/2T इंटू 1/2 राइट। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा H, तो सिग्मा L इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा H/2 या सिग्मा H इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस, सिंपल, ठीक है। तो याद रखो ये फॉर्मूला बार बार एग्जाम में आपको दिखता रहता है, तो इट्स बेटर टू रिमेंबर दैट वैल्यू। यहाँ पे मैं दे दी अगला, ओके। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। किसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, MIG, TIG, लेजर। ये तो हमेशा मैं यूट्यूब पे बताया हूँ, जितना बार क्लास लिया हूँ। जो TIG होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है टंगस्टन यूज होता है, टंगस्टन इज जनरली नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, है ना। तो TIG में आपका जो इलेक्ट्रोड होगा नॉन कंज्यूमेबल हो जाएगा, ठीक है। MIG है, इलेक्ट्रो स्लैग है, TIG से हो जाएगा। तो हमारे पास 34 का जो आंसर है TIG के बारे में और कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए लिख दिया हूँ, देखते हो। इनर्ट गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड व्हिच डज नॉट मेल्ट ड्यूरिंग द वेल्डिंग, नॉन कंज्यूमेबल। MIG वेल्डिंग यूजेज कंज्यूमेबल। लेजर यूजेज नो इलेक्ट्रोड, लेजर में तो कोई इलेक्ट्रोड यूज ही होना नहीं होना है। तो कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल तब ना बोलेंगे जब इलेक्ट्रोड यूज होगा, जब इलेक्ट्रोड यूज ही नहीं हो रहा है तो क्या मैं कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल की बात करूंगा। right? That is the next question. A simply supported beam of length hair cali point load W at the mid span, then downward deflection under the load will be, इसका डाउन डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो मैं आपको ये कुछ फार्मूला दे चुका था ऑलरेडी। जब कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, एल लेंथ होगा, सेंट्रल पॉइंट पे लोड W लगेगा,
तो डिफ्लेक्शन जो होता है WLQ/48 EI होता है ना, सिंपल हम बोल सकते हैं WLQ/48 EI। इसका तरीका भी होता है दोस्त, है ना, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट ठीक है, कभी मैं सेशन में आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन इन डिफरेंट केसेस। तो कीप इन माइंड WLQ/48 EI, सो द करेक्ट आंसर विल बी WLQ/48 EI। द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू डिफरेंस टू स्पेसिफिक हीट। तो R इक्वल टू क्या होता है बताओ? R तो सिंपली होता है CP माइनस CV, नहीं होता है यहाँ पे। CP जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और CV जो है स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो R इक्वल टू क्या हो जाता है? CP माइनस CV। तो सिंपली बोलोगे डिफरेंस हो जाएगा हमारा आंसर, R इक्वल टू CP माइनस CV। सो द गैस कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट विल बी द राइट आंसर। तो आप क्या देख रहे हो, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी आ रहा है ना। थोड़ा अपना आप प्रिपरेशन को अगर अच्छा कर लो तो मुझे नहीं लगता कि VDL आपके लिए टफ होगा। बहुत बेसिक चीजें पूछा जा रहा है, easy चीज, no numericals, nothing difficult things they are going to be asked, but the thing is that you have to cover the all the things। सारा चीज को कवर करो, क्वेश्चन आसान आ रहा है, अगर आप कवर कर लोगे will find yourself in the safe zone। Okay, that is the next question, the relationship between tool life and cutting speed। ये देखो, ये टेलर टूल लाइफ इक्वेशन जो आपने मेटल कटिंग प्रोडक्शन का एक टॉपिक है, मेटल कटिंग में पढ़ोगे टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। तो ये होता है VT के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, VT के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कहलाता है टेलर टूल लाइफ इक्वेशन ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D फॉर डेली, VT के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे V जो है स्पीड है, टाइम जो है मिनट, टाइम है T। सो करेक्टेड इक्वेशन इज व्हाट? VT के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोसेस चार्ट सिंबल द सर्कल रिप्रेजेंट। देखो प्रोसेस चार्ट मैं बताया था, सर्कल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, एरो होता है प्रोसेस चार्ट में। तो सबका अपना अपना मीनिंग है, सब कुछ ना कुछ को क्या करता है? इंडिकेट करता है। जब हम प्रोसेस चार्ट सिंबल की बात करेंगे सर्किल के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारे पास सर्किल जो होता है ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल होगा तो स्टोरेज को रिप्रेजेंट करेगा, एरो होगा तो याद रखना ये ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डी शेप है दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी टॉक अबाउट द डिले। तो ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाया था और आया भी हुआ है। सर्किल रिप्रेजेंट ऑपरेशन, देखते हो ओ से ऑपरेशन, सी मतलब सर्किल ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो ऑपरेशन, ट्रायंगल होता है स्टोरेज के लिए, एरो मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एरो तो वैसे भी समझते हो आप, और डी होगा तो सिंपली वो डीले की बात करेगा। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 8 लिंक मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन BEL में अभी जो आपके एग्जाम हुआ तो उसमें आया था, वहां पे 4 था, यहाँ पे 8 है। आपको पता है ये होता है NC2, नंबर ऑफ IC जो होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर इज गिवन बाय NC2, दैट इज n इंटू n माइनस 1/2, यही होता है ना, n इंटू n माइनस 1/2। तो 8 लिंक है तो 8 7/2 है ना, 2 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? D फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, है ना। दिल्ली हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, और होपफुली आप भी इसको आराम से कर लोगे। बस याद रखना NC2 नंबर ऑफ IC सेंटर जो दिया जाएगा, IC या IC इंस्टेंटेनियस सेंटर बोल लो, NC2 हो जाता है हमारा, ठीक है। चलो, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिलॉसफी एलिमिनेट द सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग waste by producing a right part at the right place in the right time। क्या बोलता हूँ, GIT, CIM, ERP या TPM। Which philosophy eliminates the source of manufacturing waste by producing the right part in the right place at the right time। ये क्या बताता है बाबू? The answer will be the GIT, just in time। इसका नाम ही है GIT, just in time, Kanban जिसको बोलते हो। That focus eliminating waste by producing the right part at the right place at the right time is JIT, just in time। So आंसर हो जाएगा just in time। यहाँ इसका मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया हूँ। A production philosophy that eliminate waste, ये सारी बातें, reduce inventory, storage cost and waiting time, ensure right part, right place, right time, match the question exactly। CIM जो था computer integrated manufacturing होता है। ERP जो है enterprises resources planning होता है। I will say that PTF। TPM होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस फिलोसफी है, एम टू मैक्सिमाइज द मशीन अप टाइम एंड रिलायबिलिटी, इन्वॉल्व ऑपरेटर इन द बेसिक्स मेंटेनेंस। तो एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल दैट।
That is the next question. An increase in load at a free end of a cantilever beam is likely to cause the maximum bending moment. इंक्रीज कैंटिलीवर की बात करते हो, है ना, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे लोड लगाया, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा सपोर्ट पे होता है, याद रखोगे, है ना। जब आप यहाँ से देखो ये P है, अगर मोमेंट अबाउट x ले लो तो क्या होगा, मोमेंट अबाउट x क्या हो जाएगा बोलो, तो आप बोलोगे P इंटू एक्स, यहाँ से x देख लो, है ना, तो x इक्वल टू 0 पे मोमेंट 0 हो गया। और अगर तुम ये मान लो पॉइंट A है तो फिक्स पॉइंट है, एट पॉइंट A x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, x इक्वल टू L हो जाएगा। तो मोमेंट एट A पे क्या हो जाएगा, PL हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको दिखेगा वो फिक्स पॉइंट पे ही दिखेगा जहाँ पे आपने लगा रखा है। तो एट द एंड, एट द फ्री एंड, एट द फिक्स एंड सपोर्ट, यस, एट द फिक्स एंड ऑफ द सपोर्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको ऑब्जर्व होगा। इवन यू कैन ड्रॉ देयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इटसेल्फ, आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आराम से ड्रॉ कर सकते हो। वेल दैट इज एन ओके, मैं यही आपको बना के दिया हूं। A drill RPM for a drilling of hole 25 mm diameter in a 15 mm thick plate with cutting speed 25 मीटर पर मिनट each। यहाँ पे देखो, अगर आप कटिंग स्पीड की बात करोगे तो क्या होगा, पाई डी एन अपॉन 60, है ना। फाइंड द स्पेंडल स्पीड, तो स्पेंडल स्पीड यहाँ से हमको निकल जाएगा, और जब स्पेंडल स्पीड निकल जाएगा तो एन की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, एन आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बट ठीक है, 318.4 RPM। That is the next question. A wedge shaped job was measured using 250 mm sine bar and the top edge was found to be a level when gauge block totaling 125 mm were placed under the one of the roller. Find the angle of wedge. Angle of wedge आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जो बात करोगे इस टाइप से आपके पास साइन बार होता है, यहाँ पे एक्चुअली ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो हाइट अपॉन लेंथ ऑफ साइन बार होगा दिस अपॉन दिस लेंथ, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो h दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो 125 अपॉन 250 करोगे तो अल्टीमेट साइन आ जाएगा 0.5, और साइन 0.5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स करो 0.5 का 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। एक बात और याद रखना, मैक्सिमम एंगल दैट यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ साइन एंगल दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री से अगर चीज़ें ज़्यादा होगा देन यू कैन नॉट मेजर थ्रू द साइन बार। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इस टाइप से साइन बार होता है हमारा, तो easily you could be able to do that also. That is the next question. A center of gravity of a right circular cone that lies on the axis at the height from the base is equal to the center of gravity of a right circular cone. Right circular cone समझते हो ना, सभी 90 डिग्री पे जो हो जाएगा, है ना सारा। So इसमें जो हो जाएगा हमारा आंसर, for a right circular cone the center of gravity centroid lies on its axis at a distance h upon 4. So measure from the base, so the corrected answer will be h upon 4. ये बेस से हम मेजर करते हैं। यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस h है ना, टोटल डिस्टेंस हमारा ये h है, तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा बेस से तो h/4 पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा राइट सर्कुलर कोन में। राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब है, जितना ये आपको दिखेगा 90 डिग्री पे होगा। क्लियर है? Okay, come to the next question. A device which convert heat energy into useful work when operating in a cyclic process. Heat energy into useful work, है ना। वर्क के लिए आपको इंजन यूज होगा, तो कौन सा इंजन होगा, हीट इंजन है। हीट इंजन क्या करता है आपको पता है ना, ये आपके पास एक रिजर्वायर होता है, यहाँ पे हमारा एक इंजन है और ये, तो यहाँ से कुछ QL होता है, हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है, और ये आपके पास QH है, QL लो टेम्परेचर और वर्क लेते हो।
तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, और वर्क आप बता सकते हो तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी। क्लियर है बात? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आना चाहिए, इजिली यू कुड बी एबल टू आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। राइट, सो इट विल बी हीट इंजन। Come to the next question. A Francis turbine is an inward flow reaction turbine, inward flow impulse turbine, outward flow reaction impulse turbine, outward flow reaction turbine. Francis turbine की जो बात करते हो ये हमारे पास क्या होता है, Francis turbine is a reaction turbine and it is called inward flow reaction turbine. Francis turbine हमारा जो होता है inward flow reaction turbine। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना बेसिक्स क्वेश्चन है, सिंपल ना। So simply we can say Francis turbine is a reaction turbine in which water flow radially inwards toward the runner and then exit axially. Both pressure energy and kinetic energy are utilized, which is characteristics of reaction turbine. Kinetic और both pressure दोनों की यूटिलाइज करता है जिससे आपको वर्क मिलता है। तो ये हमारा इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन के अंतर्गत आ जाएगा। That will comes under the category of what? Inward flow reaction turbine। ठीक है ना? Well, that is the next question. The Rankine cycle comprise of dot 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 process. Rankine cycle में कितना प्रोसेस होता है ये पूछा जा रहा है ना। तो आपको सिंपल आपको पता होगा ऐसे करके एक, हाँ कुछ ऐसा 1 2 3 4, 1 से 2 क्या है हमारे पास बताओ, टीएस डायग्राम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो 1 हो गया। 3 से 4, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो जो हमारे पास आइसेंट्रोपिक आ गया, 2 आइसेंट्रोपिक हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आइसेंट्रोपिक लिखा हुआ है ना। इसके बाद है कांस्टेंट, यू कैन सी द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और ये भी तुम्हारे पास कांस्टेंट प्रेशर, 2 आइसोबारिक 2 आइसेंट्रोपिक। तो आंसर क्या हो जाएगा बता, समझ 1 से 2 इज पंप ना। सो पंप क्या करता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहा है। 2 to 3 आपका बॉयलर लगा हुआ है जो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करता है। 3 से 4 टर्बाइन है, सो दिस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, है ना। और 4 से 1 फिर आपका कंडेंसर लगा हुआ है, बोलते हो आइसन, जिसमें हम आइसो बारीक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। सो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आंसर क्या हमारे पास देख रहे हो 2, सो रैंकाइन साइकिल, isentropic compression in the pump, isobaric heat addition in the boiler, isentropic expansion in the turbine, isobaric heat rejection in the condenser। तो मैं आप देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, बट चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आप पढ़ के ही नहीं गए हो तब तो फिर मतलब ही नहीं है ना। पढ़ के गए हो तो आप आराम से क्वेश्चन लगा लोगे। That is the next question. The value of wavelength for maximum emissive power is given by Planck's for a value of wavelength, किसी गिवन वेवलेंथ के लिए जो मैक्सिमम इमिसिव पावर दिया जाता है इसके लिए हम लोग विन्स लॉ को यूज करते हैं। अगर आप देखोगे विन्स लॉ क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द रेडिएशन। देखते हो लैम्डा मैक्स इनटू टी इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। सो विन्स लॉ से हम देते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ गिव्स द वेवलेंथ एट व्हिच द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम एंड इट स्टेट दैट लैम्डा मैक्स इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे लैम्डा जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इमिसिव पावर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो ये याद रखोगे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मैं उसको बोलता हूँ। प्लैंक्स लॉ होता है टी के पावर 4 मिसिव जो आप देते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट टॉलरेंस इंडिकेट द वैल्यू ऑफ 100I, IT9, IT11। ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रोडक्शन का है, एक टॉपिक होता है ना हमारा मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, तो ये मेट्रोलॉजी के पार्ट से टॉलरेंस वाला इंटरनेशनल टॉलरेंस से क्वेश्चन है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, बाय हार्ट करना पड़ेगा। देखो IT11 होता है, IT9 होता है 40I, IT, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में पूरा याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। IT10 होता है 64I, IT मतलब इंटरनेशनल टॉलरेंस बोलते हो, IT12 होता है 160I। तो देखो IT11 पूछा हुआ था तो 100I हो जाएगा। ये 3-4 को वैल्यू याद रख लोगे आप, है ना। मिड फीट स्टैंडर्ड टॉलरेंस I, the great tolerance are expressed in the multiple of I and the standard value are IT9 equal to 40I and all that। तो 100 जो हो जाएगा IT11 की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following describe the orifice meter।
ए लार्ज टैंक विथ ए स्मॉल होल एट वन ऑफ इट एंड्स, किसको आप ऑरिफिस मीटर बोलते हो। ए पाइप विथ कॉन्ट्रैक्ट थ्रोट एंड डाइवर्शन पोर्शन, ए पाइप विथ सर्कुलर प्लेट विथ अ होल इनसाइड इट, अ टनल सेक्शन विथ लार्ज रिजर्वायर। ऑरिफिस समझते हो, ऑरिफिस का मतलब है बहुत छोटू क्रॉस सेक्शन। कभी भी जब आप टर्म ऑरिफिस यूज करते हो मतलब आप बात कर रहे हो बहुत छोटी सी किसकी, होल की या और एरिया की। तो जब कभी भी आप ऑरिफिस की बात करोगे, सो पाइप विथ सर्कुलर प्लेट विथ अ होल इनसाइड इट। सो व्हाट इज ऑरिफिस मीटर? इज अ फ्लो मेजरिंग डिवाइस, डिस्चार्ज मेजर करने का काम करते हो। वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर दोनों से हम डिस्चार्ज मेजर करने का काम करते हैं। और हालांकि ऑरिफिस मीटर का रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना कि हमारे पास वेंचुरी मीटर का होता है। कंसिस्टिंग ऑफ थिन सर्कुलर प्लेट, दिस इज कॉल्ड ऑरिफिस प्लेट, which is sharp edge hole mounted inside a pipe. The pressure difference across the orifice is used to determine the flow rate. And here we can say option A describe an orifice, note an orifice meter. Option B describe a venturi meter. Option D जो है यहाँ पे हमारे पास incorrect ही है। So option B जो है ये वेंचुरी मीटर की बात कर रहा है। Option A जो है एक्चुअली वो ऑरिफिस नोट एन ऑरिफिस मीटर की बात कर रहा है हमारा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन जो है हमारा अगेन कहाँ से लिया गया है, इंस्पेक्शन, मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन है ना, वहाँ पे इंस्पेक्शन के बारे में जब बात करते हो माइक्रोमीटर का तो उसके एक्चुअली कंपोनेंट के बारे में ये क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे बीम नहीं होगा, यहाँ पे देख लो एक बार, ये देखो ये माइक्रोमीटर है तो थिम्बल, लॉक, स्लीव सब कुछ है, बट यहाँ पे बीम नहीं होता है। सो माइक्रोमीटर कंसिस्ट एंड व्हील, स्पेंडल, स्लीव, थंबल, रैक्टेच, एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हो, बट बीम इसमें कोई चीज़ नहीं होता है ना। तो ऐसे आसान से भी बता सकते थे बीम जनरली हमारा एक स्ट्रक्चरल मेंबर है विच इज गोइंग टू टेक द ट्रांसवर्स रोड एंड इट इज नॉट गोइंग टू यूज इन केस ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में इसका कोई रोल नहीं है, सिंपली हमारा माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का रिजल्ट अप टू 3 डेसिमल तक आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमारा माइक्रोमीटर, स्पेशली फॉर द लीनियर मेजरमेंट। ये यूज होता है लीनियर मेजरमेंट के लिए। माइक्रोमीटर के बारे में ये 2-3 बात याद रखोगे। गियर आर टर्म्ड एज मीडियम वेलोसिटी गियर इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी इज। मैं गियर को कब मैं बोलूंगा, व्हेन द गियर विल बी कॉल्ड मीडियम वेलोसिटी गियर इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी। इसका जो पेरिफेरल वेलोसिटी होगा किसके बीच में हो, 1 to 3 मीटर, 30 to 50 मीटर, 3 to 15 मीटर और 15 to 30 मीटर। तो ये इसका जो होता है ये याद करने वाली बात है। जो मीडियम वेलोसिटी गियर मैं बोलता हूँ जब ये वेलोसिटी होता है 3 से 15 मीटर पर सेकेंड। पेरिफेरल वेलोसिटी गियर का अगर 3 to 15 मीटर पर सेकेंड होगा तो उसको मैं मीडियम बोल देता हूँ। सो गियर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द देयर पेरिफेरल वेलोसिटी। लो वेलोसिटी मैं बोलता हूँ गियर जब अप टू 3 मीटर पर सेकेंड होता है। मीडियम वेलोसिटी बोलता हूँ जब 3 to 15 मीटर पर सेकेंड होता है। हाई वेलोसिटी बोलता हूँ जब ये 15 मीटर पर सेकेंड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। दैट थिंग you have to be just keep in mind. That is the next question. In a cylindrical pressure vessel, if circumferential stress is 400 gigapascal, then longitudinal stress। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी आपने देखा था एक क्वेश्चन आ चुका था, मतलब रिपीट मतलब मैं नहीं रिपीट किया हूँ, एग्जाम में खुद ही ये रिपीट होकर क्वेश्चन आया हुआ है। ऑलरेडी एक क्वेश्चन उन्होंने हुप और सर्कमफेरेंशियल पे पूछ रखा था और फिर आप ये क्वेश्चन देखते हो, ये भी सर्कमफेरेंशियल और हुप पे ही बेस्ड है। तो सिलेंडरिकल सर्कमफेरेंशियल आपको दे रखा था, मतलब हुप या जिसको आप सर्कमफेरेंशियल बोलते हो, ये 400 दे रखा था। तो लॉन्गिट्यूडनल आपको पता है ना, सिग्मा h/2 होता है, तो ये सीधा 400/2 200 हो जाएगा। तो कितना आसान, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए और आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बशर्ते आपको ये फार्मूला क्या हो, याद हो, है कि नहीं। राइट चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन इज द फोरहैंड मेथड फॉर वेल्डिंग इज रिकमेंडेड जनरली फॉर द वेल्डिंग मटेरियल अप टू कितना थिकनेस सब होता है।
राइट, द फोरहैंड मेथड ऑफ वेल्डिंग इज रिकमेंडेड जनरली फॉर द वेल्डिंग मटेरियल अप टू, इसका थिकनेस की बेसिकली बात हो रही है। तो फोरहैंड मैं तब यूज करता हूँ जब थिकनेस जो हमारे पास 3.2 mm के अप्रॉक्स होता है ना। सो याद रखना, इन गैस वेल्डिंग द फोरहैंड और लेफ्ट हैंड मेथड इज जनरली रिकमेंडेड फॉर द थिन प्लेट टिपिकली अप टू 3 to 5 mm थिक। फॉर थिकर प्लेट बैक हैंड गोइंग टू यूज्ड, तो ये बात याद रखोगे, ये रटने वाली बात थी सीधा। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन द डीजल साइकिल कंसिस्ट, देखो कुछ नहीं पूछा जा रहा है आपसे, सीधा पूछा जा रहा है कि डीजल साइकिल में क्या क्या होता है। इट इज गोइंग टू बी कंसिस्ट, राइट। सो डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 constant pressure 1 constant volume, 2 constant volume 2 isothermal process, 1 constant pressure 1 constant volume, 2 constant volume 2 isentropic and 2 डीजल साइकिल की जब आप बात करते हो दोस्त, है ना, तो डीजल साइकिल है ना ऐसे होता है। तो ये 1 2 3 4, तो 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, तो 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 1 ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ऑप्शन बी है 2 कांस्टेंट वॉल्यूम 2 आइसोथर्मल, नहीं 1 कांस्टेंट प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड उन्होंने कुछ दिया हुआ, तब देख लेता हूँ, हो सकता है मिसप्रिंट हो। तो 1 कांस्टेंट प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो यहाँ पे ये छूटा हुआ है, इसमें 2 आइसेंट्रोपिक भी होता, एंड देखते हो एंड के बाद ये छोड़ दे रखा है एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये भी होगा। ये मिसप्रिंट है ऑप्शन का, एग्जाम का ही मिसप्रिंट था, एग्जाम में ही ये मिसप्रिंट था, मुझे याद है, बाद में उन्होंने ऐड किया था ये चीज, तो ठीक है, ये हो जाएगा 1 कांस्टेंट प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ पे मैं आपको पीवी, ये देखो ये ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल मैं आपको दिखा दिया हूँ, ये ऑटो साइकिल है, ये हमारे पास डीजल साइकिल है, राइट। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, for in flow in which each liquid particle has definite path and their path do not cross each other, जब ये पॉइंट आ गया ना, do not cross each other, तो ये सीधा सीधा किसकी बात करता है, ये हो जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो जो है आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है, these two are not going to be intersect any times, so this is called is what streamline flow, है ना जी। दो स्ट्रीमलाइन क्या होता है, फ्लो फील्ड में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये डायरेक्शन बताता है, तो दो, अगर मान लो कोई भी, मान लो एक ये है और दूसरा ये है, तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ना। एक टेंजेंट तो मान लो इस पे ऐसे हो जाएगा और एक टेंजेंट जब मैं इस पे ड्रॉ करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अब बताओ टेंजेंट इंटरसेक्ट किया तो डायरेक्शन तो 2 है, बट वेलोसिटी जो वेक्टर ना, इसके पास 2 डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए बोलते हो कभी भी 2 स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है, दे नेवर गोइंग टू बी क्रॉस ईच अदर, राइट, ये कभी भी क्रॉस करता नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी द स्ट्रीमलाइन फ्लो व्हिच इज नेवर गोइंग टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैं यहां पे आपके बारे में लिख भी दिया हूं। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड ड्यू टू बेंड, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन इनलार्जमेंट, सबके कारण होगा। जैसे मान लो ये पाइप था और हमने ऐसे बेंड किया, तो आपको नहीं लग रहा पानी यहाँ पे आके टकराएगा फिर जाएगा ऊपर, यस सर, तो यहाँ भी लॉस होगा। सडन कॉन्ट्रैक्शन हो, सडन मान लो ऐसा है और सडन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पाइप ऐसा बन गया, लॉस यहाँ भी होगा। सडन इनलार्जमेंट हो, सब में लॉस होगा। एक्चुअली ये जितना आप देख रहे हो ना, ये सब के सब माइनर लॉस है ना, सारा का सारा कैसे लॉस है, माइनर लॉस, बट लॉस सबके कारण होगा। मेजर लॉस होता है जब लॉस हमारा फ्रिक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, the loss in the pipe which is associated with the friction of the pipe, that is called major loss। और all other जितनी भी possibilities है सबके सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, comes under the category of minor loss। चाहे sudden enlargement हो या sudden contraction हो, bend हो या पाइप का जो फिटिंग होता है, 2 पाइप को हम फिट कर रहे हैं, that all comes under the category of minor loss। That is the next question, थंबल गियर इन लेथ आर यूज्ड टू, थंबलर गियर का क्या काम है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लीड स्क्रू एंड फीड, कट गियर्स रॉड, रिड्यूस द स्पेंडल स्पीड, ड्रिल अ वर्क पीस। सो थंबल गियर का क्या काम है दोस्त, तो सिंपल बात करोगे इफ यू टॉक अबाउट थंबल गियर, सो यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली दे आर गोइंग टू यूज चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लेड स्क्रू एंड फीड रॉड। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जो यूज होता है लेथ में,
मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दे दिया हूँ तो मोर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। राइट, मोनल मेटल इज कंसिस्ट ऑफ, मोनल मेटल की बात हो रहा है, हमेशा मैं यूट्यूब पे करवाता हूँ ये क्वेश्चन। हेलो, ठीक है ना। सो मोनल मेटल इज कॉपर, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर। मोनल मेटल क्या होता है? कॉपर एंड निकल एलॉय होता है। दिस इज मोनल मेटल इज व्हाट? कॉपर एंड निकल एलॉय। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना आसान हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। बट बशर्ते आप कोई चीज छोड़ो मत, पढ़ के जाओ, हर जगह से आसान क्वेश्चन आ रहा है। जब आप छोड़ दोगे तो फिर तो वहां से आसान क्वेश्चन भी होगा तो आप नहीं बना पाओगे ना। So monal metal is a nickel copper alloy typically containing 65% to 70% nickel and 30 to 35% of copper along with a small amount of iron and manganese. It is well known for its high strength and excellent corrosion resistance, especially in marine environment. Which of the following is a positive drive? फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ही बेल्ट ड्राइव, गियर, रोप। गियर ड्राइव इज कॉल्ड पॉजिटिव ड्राइव क्योंकि गियर में जो होता है आपको क्या होता है, पूरी तरह से कोई भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लिपिंग अलाउ नहीं है। इसमें जो खांचा बना हुआ है, सांचा एक दूसरे में इंटरसेक्ट करते हुए जाता है ना जी, ऐसे करके होता है ना। फिर ये दूसरा, तो इसमें कोई भी स्लिपिंग का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। और जब स्लिपिंग का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है दोस्त, उसी को हम पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। तो गियर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव ड्राइव। अब जो बेल्ट या रोप ड्राइव की बात करोगे वहां पे थोड़ा बहुत स्लिपिंग हो जाता है, और जब स्लिपिंग हो जाएगा तो इसको मैं पॉजिटिव ड्राइव नहीं बोलूंगा, बल्कि क्या बोलते हैं, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ निगेटिव ड्राइव। तो जितना आप देख रहे हो ना, बेल्ट, रोप, सबके सब निगेटिव ड्राइव होता है, लेकिन गियर इज कॉल्ड इज व्हाट? पॉजिटिव ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होता, तीथ बना होता है, तो तीथ के कारण नो स्लिपिंग इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व। That is the next question. Transmit power through a parallel shaft and their teeth are parallel to the shaft axis. कौन सा गियर बोलते हैं हम लोग इसको? Which gear it is called, my dear friends? If you talk about, तो this is called is what? Asper gear, है ना? Transmit power between parallel shaft, have teeth parallel to the shaft axis. अगर आप बात करोगे हेलिकल गियर, teeth are inclined to the shaft axis. बेवर गियर यूज फॉर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ऑन गियर यूज फॉर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो सारे गियर के बारे में याद रखोगे। ट्रांसमिट बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट तो हम बोलेंगे स्पर गियर। इसका तीथ होगा पैरेलल टू एक्सिस होगा, हेलिकल में तीथ इंक्लाइन टू द शाफ्ट एक्सिस, थोड़ा इंक्लाइंड होगा। बेवल में बेवल गियर जनरली गोइंग टू यूज फॉर द इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एंड ऑर्म गियर यूज फॉर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो सारे की याद रखोगे आप ये सब। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ ग्लास प्लेट transmittivity and reflectivity are specified as that, right? The question is going to ask the absorbability of the glass. तो आपको पता है अल्फा प्लस रो प्लस अल्फा रो प्लस ट्रांसमिटिविटी टॉप शुड बी इक्वल टू 1. अल्फा इज एब्जॉर्बिटी, ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी. सो एब्जॉर्बिटी ऑफ द ग्लास आपसे पूछा जा रहा है, अल्फा पूछा जा रहा है, रो हमें कितना दे रखा है, रिफ्लेक्टिविटी दे रखा है 0.81. इजी क्वेश्चन था, रेडिएशन का क्वेश्चन था. 0.07 इक्वल टू 1. यहाँ से क्या हमें अल्फा नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकाल लेंगे इजीली. यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द अल्फा. तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये. रेडिएशन का बेसिक जब हम बात करते हैं, एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिसिविटी, यहाँ से क्वेश्चन था हमारा. सिंपल आप देख सकते हो. बाय सॉल्विंग दैट आई एम गेटिंग 0.17. That is the next question. The unit of modulus of elasticity is same for those of modulus of, किसका मतलब यूनिट सेम, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रेशर, स्ट्रेस फोर्स एंड प्रेशर. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी इसका होता है पास्कल ना, तो पास्कल. स्ट्रेस स्ट्रेन प्रेशर, स्ट्रेस फोर्स प्रेशर, प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल नहीं होगा. स्ट्रेस फोर्स, स्ट्रेस प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. स्ट्रेस का भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सारा पास्कल है. सो यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम एज ऑफ द स्ट्रेस, प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी.
सिंपल, अगर आपको यूनिट पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले तो पास्कल, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी फॉर दिल्ली। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। डॉट 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 डिफाइन एज द रेशियो ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स टू स्पेसिफाइड चेंज इन इनपुट, है ना। डिफाइन एज द रेशियो ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स टू स्पेसिफाइड चेंज इन द इनपुट। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? दिस इज कॉल्ड इज व्हाट? सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी इट इज कॉल्ड। नहीं बोलते कितना सेंसिटिव है ना। और अगर मान लो इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हमें आउटपुट में दिख रहा है ये चेंज की नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है बहुत स्मॉल चेंज जो हमें इनपुट में हो रहा है, अगर मुझे ये आउटपुट में दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो डिवाइस है वेरी सेंसिटिव है ना, बहुत ज़्यादा हमारा सेंसिटिव है। तो ऐसे करके हम बोलते हैं दैट इज वेरी सेंसिटिव। सो दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ये भी क्वेश्चन हमारा इंस्पेक्शन का, प्रोडक्शन में हम लोग बात करते हैं मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन, तो क्वेश्चन ये हमारा इंस्पेक्शन से लिया गया है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द निकेल इज, ये पूरी रटने वाली बात है ना। अब देखते हो कुछ बाय हार्ट वाला चीज पूछ लेता जो रटना पड़ेगा आपको। तो देखो याद रखना 1452 डिग्री सेल्सियस होता है, 1452 डिग्री सेल्सियस होता है। लेड का 327, अल्मोनियम का 659 एंड कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल इज अप्रॉक्सीमेट 1455 डिग्री सेल्सियस ऑफन राउंड टू द 1452 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 32 सबका याद रख लेना थोड़ा सा। अल्मोनियम 659, लेड 327, कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस। Which of the following pairs will have identical dimension formula? इसमें से किसके पास डायमेंशन फार्मूला सेम है? ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, वर्क एंड फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन, है ना। प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। तो क्या हो जाएगा? सबका आप निकालोगे, ठीक है। देखो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी और इम्पल्स भी हो जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का जो होगा हमारा डायमेंशन सेम होगा। लीनियर मास इंटू वेलोसिटी कर लो, है ना, वेलोसिटी, और इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का होता है mlt के पावर -2 इंटू किसी भी चीज़ का पूछा जाए। मास का हो जाएगा कैपिटल M, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल M, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब L पर सेकेंड T, तो mlt के पावर -1। और इम्पल्स फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, हमेशा याद रखो, F = ma बोलते हो ना। तो m यूनिट लिखो, हमेशा कभी भी डायमेंशन पूछा जाए हमेशा ऐसा यूनिट में तोड़ो। F = m में m को क्या लिखते हो? kg, a को क्या लिखते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखो, kg के लिए कैपिटल M, मीटर के लिए L, t के पावर -2। तो फोर्स का जो डायमेंशन हो गया mlt के पावर -2 हो गया, और टाइम t से मल्टीप्लाई करोगे 1 तो t के पावर -1 बचेगा। तो इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का जो आपका डायमेंशन हो जाएगा दैट विल बी द सेम। दिस विल बी व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? इट विल बी द सेम। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम द, किससे क्वेश्चन है ये हमारे पास? हीट ट्रांसफर का जो क्वेश्चन है वहां से लिया गया है। क्वेश्चन इज दैट द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट दैट इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी प्रोपोर्शनल टू, इमिसिव पावर जब हम किसी ब्लैक बॉडी की बात करता हूं तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? इज प्रोपोर्शनल टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन स्टेट दैट इमिसिव पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है? व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इमिसिव पावर सो इट विल प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर का पावर 4, राइट। सो फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, यस, सिग्मा टी के पावर 4 बोलते हो ना, है ना, जो हमारे पास होगा इमिसिव पावर टी के पावर 4। तो आंसर हमारे पास सिंपली क्या बता सकते हो? फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। सो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, राइट, यस। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन?
right? Which of the following is not the advantage of CNC machine? Reduce lead time, reduce inspection time, higher initial cost, higher rate of production. Not the advantage of CNC. हाँ, CNC का जो इनिशियल कॉस्ट है ये थोड़ा ज़्यादा है दोस्त, तो उसका एडवांटेज तो नहीं हो सकता है ना। अगर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो तो डैट कुड नॉट बी एडवांटेज। तो CNC में यही होता है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। सो हाई इनिशियल कॉस्ट, दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द CNC, नॉट अ एडवांटेज। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग कर सके थे ना, फिर 67। हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दिया हूँ हायर इनिशियल कॉस्ट, एडवांटेज है CNC का रिड्यूस लीड टाइम। लीड टाइम समझते हो ना, टाइम गैप बिटवीन टू, तो ये सारा उनका एडवांटेज है, बट इनिशियल कॉस्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दैट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पॉइजन रेशियो? इनमें से किसके पास पॉइजन रेशियो हाईएस्ट होता है? कॉपर, वुड, रबर और आयरन। पॉइजन रेशियो समझते हो ना, क्या होता है? माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट ना। तो ये अगर बात करोगे पॉइजन रेशियो इसमें से किसके लिए सबसे ज्यादा होता है, थोड़ा यहाँ पे देखो। रबर के लिए 0.9, अप्रोक्सीमाइट 0.49, लगभग 0.5 के बराबर होता है। कॉपर का, बट याद रखो रबर, अब सभी मटेरियल का याद नहीं रखना, दो याद रखो। रबर के केस में 0.5 होता है, रबर के केस में ये 0.5 होता है, और जब कॉर्क होता है, कॉर्क, तो उस केस में ये 0 होता है। तो ये दो वैल्यू याद रख लो, काम चल जाएगा। इंडिविजुअल का हम याद नहीं रख सकते हैं, बहुत टफ है, बट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर अपने की ये दोनों याद है तो हमारा काम बन जाएगा। That is the next question. The dot 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 is the smallest cross sectional area in a gating system used to control flow the mold cavity. Smallest cross sectional area in the gating system used to control the flow the mold cavity. देखो ये आपके पास कैविटी है और ये आपके पास रनर है, ऐसे करके कुछ आपके पास स्क्रू बेसिन है ना। तो ये हमारे पास यहाँ से फ्लो होगा कैविटी के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप जो बात करोगे चॉक। सो द गेटिंग सिस्टम यूज इन द कास्टिंग, चॉक इज द स्मॉलेस्ट क्रॉस sectional area. It control the rate of flow molten metal into the mold cavity and ensure proper filling. स्प्रू जो है वर्टिकल चैनल है, रन गेट जो है हॉरिजॉन्टल चैनल होता है, इन गेट जो होता है पैसेज इनटू द मोल्ड कैविटी होता है हमारा, जहाँ से ये जाता है। तो याद रखना चॉक कंट्रोल करेगा जहाँ जो कि मिनिमम एरिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन Vt के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्चुअली Vt के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ n फॉर कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल में जो वैल्यू होता है n का, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। द रिलेशन Vt की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट n फॉर कार्बाइड टूल्स। तो जब बात करोगे कार्बाइड टूल्स के वैल्यू n के बारे में, तो यहाँ पे होता है 0.2 से लेकर 0.25 के बीच में लाई करता है हमारा, है ना, 0.2 to 0.25। ये सब के मटेरियल के बारे में अलग अलग है, तो एक बार इसको याद कर लोगे। सेरामिक के लिए होता है 0.4 to 0.6, याद रखना सेरामिक भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज ऑब्टेन्ड एज द एंड प्रोडक्ट आफ्टर द कंप्लीट हीट ट्रीटमेंट साइकिल ऑफ ऑस टेम्परिंग प्रोसेस। एंड प्रोडक्ट कौन मिलता है हमारा ऑस टेम्परिंग करने के बाद? सो ऑस टेम्परिंग के बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड बेनाइट। मैंने अभी जो यूट्यूब पे आपका सेशन भी लिया था, है ना, मैराथन फॉर द BEL, आपने देखा तो वहाँ पर ये किया भी था। तो दैट विल बी व्हाट, बेनाइट। सो द ऑस टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ स्टील heated from austenite quench rapidly to a temperature above the martensite start temperature and below perlite region। तो ये याद रख लोगे आप। That is the next question, a stone weight 392 Newton in the air and 196 Newton in the water, what is the volume of a stone? तो ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे देखो वेट एयर में दे रखा है और हमें वाटर में देखा है। लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू बुयानेंसी फोर्स, लॉस ऑफ वेट इज ऑलवेज इक्वल टू बुयानेंसी फोर्स। आप समझते भी हो, जैसे मान लो ये आप हो पानी के अंदर हो, तो आप ऊपर से क्या लगा रहे हो W, नीचे से क्या लग रहा है FB, है ना, और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो बेसिकली डिफरेंस होगा वो या मान लो, या दोनों वेट के, जैसे मान लो अगर आप 1000 न्यूटन हो, मतलब 100 kg का हो आप हवा में,
पानी में जाओगे तो आप 40 kg का हो गए, है ना। तो कितना केजी? 60 kg। 60 kg मतलब 600 न्यूटन। इसका मतलब है यहाँ पे क्या लग रहा है? नेट वेट लग रहा है आपका। एयर में इतना, वाटर में इतना, तो बॉयनेंसी फोर्स हो जाएगा W माइनस W, और बॉयनेंसी फोर्स होता है रो जी वी इंटू सबमर्ज, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? बताओ, नहीं समझ रहे हो तो फिर से मैं बताऊं। देखो दोस्त, जब किसी बॉडी को पानी में डालते हो ना तो उसका वेट कम हो जाता है ना, इसका वेट कम हो जाता है। तो जो वेट जो कम हुआ है ना वही बॉयनेंसी होता है, समझ रहे हो बात। जैसे मान लो एक बॉडी था 1000 न्यूटन का, पानी में गया और उसका अब पानी में इसका वेट है मान लो पानी में इसका वेट है मान लो 600 न्यूटन, मतलब 60 kg पानी में। तो बॉयनेंसी कितना लगा? दोनों का डिफरेंस। हवा में था 1000, पानी में है उसका वेट 600 न्यूटन, तो बॉयनेंसी कितना लगा? तो 400 लगा ना सर। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वेट एयर में है 392, वाटर में है 196, तो कितना दोनों का डिफरेंस है, वही तो बॉयनेंसी है। तो ये बॉयनेंसी है हमारा। अब बॉयनेंसी फोर्स क्या होता है? रो जी इंटू वी सबमर्ज। ये न्यूमेरिकल था थोड़ा सा, तो रो जी इंटू वी सबमर्ज करेंगे, हमारे पास आ गया, थोड़ा कैलकुलेटिव था, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर क्यूब। ए राउंड वॉच स्प्रिंग पोजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, स्प्रिंग एनर्जी बोथ काइनेटिक एंड स्प्रिंग। राउंड वॉच की बात करते हो तो दोनों हो जाएगा हमारे पास, है ना। स्प्रिंग एनर्जी कंसिस्ट ऑफ कॉल्ड स्प्रिंग एनर्जी, इलास्टिक स्प्रिंग एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, गुड। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L loaded by a concentrated load W at midpoint is given as। मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, लेंथ L, लोडेड अ कंसंट्रेटेड W एट द मिड ऑफ द मिड ऑफ द प्लेन। तो पूछा जा रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा दोस्त? W है ना, इधर कितना हो जाएगा बोलो? W/2, इधर भी हो जाएगा W/2 रिएक्शन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लो, है ना, ये है L/2। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? सिंपली W इंटू एक्स, राइट, माइनस ऑफ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ L, एक सेक्शन ले लो x, है ना, तो क्या हो जाएगा? WX, और जब x इक्वल टू L पुट करो तो WL हो जाएगा हमारे पास। देखो रिएक्शन हो जाएगा W/2। जब मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा तो जाएगा W/2 इंटू L/2, है ना, ये W/2, जस्ट 1 सेकेंड, W/2 इंटू एक्स हो जाएगा, W/2 इंटू एक्स। अगर आप पॉइंट यहाँ पे पहुंचो B पे तो x इक्वल टू क्या होगा? L/2 एट पॉइंट B। मैं फिर से बता देता हूँ आपको आसानी के लिए। देखो दोस्त, कभी भी आपको बेंडिंग मोमेंट की बात करोगे ना तो सबसे पहली बात एक बीम बना लो। चलो लो, थोड़ा आसान कर देता हूँ मैं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, बट इजी है। देखो इधर ये मान लो सिंपली सपोर्टेड है, ये हमारे पास, है ना, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे लोड W एक्ट हो रहा है, कितना डिस्टेंस पे? L/2 पे। तो आप समझते हो रिएक्शन क्या होगा? ये हो जाएगा W/2, और ये भी रिएक्शन कितना हो जाएगा? W/2। ये बात मानते हो कि नहीं? रिएक्शन आ गया आपके पास। अब मोमेंट अबाउट एक सेक्शन x लो, ये सेक्शन हमने x लिया एट अ डिस्टेंस x। सो मोमेंट अबाउट x क्या हो जाएगा बोलो? W/2 इंटू एक्स। अगर तुम पॉइंट C पे पहुंचोगे तो एट पॉइंट C x इक्वल टू कितना होगा? L/2 पुट करो यहाँ पे। सो मोमेंट एट C पे क्या हो जाएगा? W/2 इंटू L/2, सो WL/4 हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा WL/4। एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस और डिफिकल्टीज की बात है, आप आराम से कर सकते हो, राइट। Okay, that is the next question. Which of the following gauge used to check the radius of curvature of convex and concave surface over the range of 1 से 25 mm? तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं दोस्त, ये भी हमारे पास इंस्पेक्शन का क्वेश्चन है। फिलेट गेज यूज होता है ना, फिलेट गेज याद रखोगे।
So fillet gauge, also called radius gauge, used to check the radius of curvature both convex and concave surface, typically over a range such as 1 to 25 mm. स्क्रू पिच होता है, चेक होता है थ्रेड पिच के लिए. फिलर गेज होता है क्लियरेंस और गैप के लिए हम फिलर गेज को यूज करते हैं. तो याद रखना फिलेट गेज इज बी गोइंग टू यूज्ड. रेडियस गेज यूज टू चेक द रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव सरफेस. टिपिकली इसका जो रेंज होता है 1 से 25 mm के बीच तक. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो ये तो समझते हो रेडिएशन. रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगा. रेडिएशन इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना. तो रेडिएशन. एक बात और याद रखो कि सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी हमारा रेडिएशन ही होता है, और सबसे लीस्ट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा दैट यू कैन फाइंड इन द कंडक्शन. लीस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द कंडक्शन and highest mode of rate of heat transfer we can observe in the radiation, right? Which of the following is the abrasive process? Milling, turning, honing or planing. Which of the following is an abrasion process? abrasion process इसमें से कौन सा जिसमें आप abrasive particle को यूज करते हो? तो जो हम honing की बात करते हैं, honing is an abrasive process. Process remove material using the abrasive particle rather than cutting tool. abrasive particle जैसे ग्राइंडिंग में भी आप abrasive particle यूज करते हो, उसी तरह से honing में भी हम लोग abrasive particle यूज करते हैं. मिलिंग, टर्निंग उस समय हम लोग कटिंग टूल यूज करते हैं rather than abrasive particles, right? So honing के बारे में ये बात याद रखोगे आप. That is the next question. The bending moment diagram of a simply supported beam carrying uniformly distributed load over the entire length of span. ये क्वेश्चन अभी आपके BL में भी आया हुआ था. जस्ट अगर आपको याद होगा जो अभी BL का एग्जाम हुआ था, इन दैट आल्सो यू हैव गॉट दैट क्वेश्चन ना, वहां पर भी आया था और यहां भी देखो पहले आ चुका है. right? Okay. So that is the next question. The bending moment diagram. देखो ये फिर से सिंपली सपोर्टेड है ना. ये मैंने आपको YouTube पे भी कराया था. ऐसे करके है आपके पास है ना. ये W न्यूटन पर मीटर है लोड, W न्यूटन पर मीटर. तो टोटल लोड हो जाएगा WL, तो ये हो जाएगा WL/2 और ये भी हो जाएगा WL/2. टोटल लोड हो जाएगा WL है ना. अब आप एक सेक्शन लो, मान लो इस सेक्शन के अबाउट हम एक x सेक्शन ले लिए. अब मोमेंट ये सेक्शन x डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट अबाउट x क्या होगा बताओ. तो बोले WL/2 इंटू x, और ये टोटल लोड कितना है WX माइनस हो जाएगा WX, और कितना डिस्टेंस पे लगेगा x/2 डिस्टेंस पे इंटू x/2. तो देखो पैराबोला नहीं आ गया हाँ. WLX/2 माइनस अब WX²/2, राइट. सिंपल ना. तो पैराबोला सिंपली वी कैन से इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट पैराबोला. तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन SFD BMD आपको अच्छा से करना है दोस्त. 2-3 क्वेश्चन अभी तक आपको दिख चुका है. रेक एंगल कैन बी नेगेटिव. देखो रेक एंगल तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना. इफ यू गोइंग टू बी टॉक अबाउट, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेक एंगल है ना. अगर मान लो हमारा टूल कुछ ऐसा हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेक एंगल, सॉरी जीरो रेक एंगल. और अगर टूल हमारा कुछ ऐसा हो जाए है ना, तब ये कहलाएगा नेगेटिव रेक एंगल. समझ में आ रही बात. तो रेक एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है. तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस इज द राइट आंसर. दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी. रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन रो, राइट. तो ये क्या कहलाता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है ना. सिंपल फार्मूला था ये. दिस इज नॉन एज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स?
डायनामिक अपॉन डेंसिटी right, simply we can say it is kinematic viscosity. So D for Delhi is the right answer. Addendum of a gear is equal to, एडेंटम जो है गियर का किसके बराबर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पिच ये दे रखा है। तो देखो एडेंडम गियर फॉर स्टैंडर्ड फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ इक्वल टू 1 मॉड्यूल, तो P इक्वल टू पाई इंटू एम है ना, P इक्वल टू क्या पाई इंटू एम, मॉड्यूल इक्वल टू हो जाएगा P बाय पाई, सो एडेंडम इज इक्वल टू एम इक्वल टू P बाय पाई इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 0.3183p। मैं बोलूंगा ये वैल्यू याद ही रखो, एडेंडम इज इक्वल टू 0.3183p, ये याद रख लो, स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये यहाँ से भी कर सकते हो, सर्कुलर पिच के फॉर्म में भी P इक्वल टू पाई एम होता है ना, सर्कुलर पिच है, M इक्वल टू P बाय पाई हो जाएगा, M और P के बीच के रिलेशन निकाल लो। सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई इंटू एम, मॉड्यूल जो होता है M होता है, सर्कुलर पिच P जो होता है ना पाई इंटू एम होता है, राइट, मॉड्यूल। तो M इक्वल टू क्या लिखोगे, P अपॉन पाई, पाई का वैल्यू 22/7 यूज करो, कैलकुलेटर में थोड़ा सा हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.3183p। तो ये हो जाएगा एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल इज इक्वल टू दैट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉड इज 3 मीटर लॉन्ग एट a temperature of 10 degrees Celsius. If the expansion is prevented, then find the strain induced the material of the rod, stress induced when the temperature raised by 70 डिग्री सेल्सियस। ई वगैरह दे रखा है। देखो अगर आप बात करोगे कभी भी थर्मल स्ट्रेस होता है ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी। अब क्वेश्चन में देखो दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस है ना। अब याद रखना अगर कहीं इसमें लिखा होता है फ्री एक्सपेंशन, तो थर्मल स्ट्रेस फ्री एक्सपेंशन के केस में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, बट यहाँ पे तो लिखा नहीं है। तो ई अल्फा डेल्टा टी करो और वैल्यू पुट करेंगे हम लोग थर्मल स्ट्रेस का, ई अल्फा डेल्टा टी बाय पुटिंग दैट वैल्यू आई एम गेटिंग 72 न्यूटन पर mm स्क्वायर मीन्स 72 मेगा पास्कल। क्या हो जाएगा, 72 मेगा पास्कल हो जाएगा, इजीली आप कर सकते हो। सो थर्मल स्ट्रेस जो हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेन क्या होता, अगर स्ट्रेन पूछता तो अल्फा डेल्टा टी हो जाता, ठीक है ना यार, आप समझते हो ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन ना, तो यहाँ से स्ट्रेस अपॉन ई इक्वल टू स्ट्रेन हो जाता ना, तो स्ट्रेस अपॉन ई करोगे तो क्या होगा बोलो, अल्फा डेल्टा टी, ये कहलाएगा थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। तो देख लेना क्या पूछा जा रहा है आपसे। That is the next question. What is the absolute pressure of a system that has gauge pressure of 1.5 megapascal and barometric pressure atmospheric pressure of 105 kilopascal? तो गेज जब हम एटमॉस्फेयर जब एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं तो गेज प्लस एटमॉस्फेरिक होता है ना। एब्सोल्यूट क्या होता है, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक, गेज दे रखा था, एटमॉस्फेरिक 105 किलो पास्कल दे रखा है, मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लो तो अल्टीमेट विल गेट 1.605 मेगा पास्कल। कभी भी याद रखना एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो गेज प्रेशर आपके पास 1.5 मेगा पास्कल है और एटमॉस्फेरिक 105 किलो दे रखा है, क्योंकि एक मेगा है एक किलो है तो मेगा में कन्वर्ट कर लो बिकॉज ऑप्शन भी मेगा में है, एंड विल गेट पी एब्सोल्यूट इज व्हाट 1.605 मेगा पास्कल है ना जी। यहाँ पे मान लो ये है और आपको प्रेशर यहाँ पे मेजर करना है, तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, और ये हो जाएगा PATM। और एटमॉस्फेयर के जो मैं बेस लेके बनाता हूँ तब यहाँ तक ये पी गेज कहलाएगा, ठीक है। तो पी गेज, तो एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस है ना। अगर मैं यहाँ का ये यहाँ के रिस्पेक्ट में देखूंगा जीरो, ये एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो है ये, तो ये जो हमें देगा ये पी एब्सोल्यूट देगा, तो दिस प्लस दिस, तो PATM प्लस पी गेज, यू आर गेटिंग दैट वैल्यू। द समरफील्ड नंबर एसोसिएटेड विद द डिजाइन, समरफील्ड नंबर किससे एसोसिएटेड है, गियर, बेल्ट ड्राइव, कैम या बियरिंग। तो सिंपल आपको याद होगा, नंबर की वैल्यू याद भी नहीं रखो। तो समरफील्ड नंबर जो यूज होता है कहाँ पे यूज होता है, इट इज गोइंग टू यूज इन द बियरिंग। That is the next question. A Carnot engine working between 650 and 310 Kelvin produce 150 kilojoule of work. Find heat supplied during this process. अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, 650 केल्विन, तो ये 650 केल्विन है ना, और ये कितना दे रखा है आपको 310, आपको वर्क मिल रहा है। सो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होगा 1 - 310 अपॉन 650
T1 माइनस राइट इक्वल टू देन पूछ रहा फाइंड द हीट सप्लाइड, यहाँ से QH आ रहा है, सो सिंपली वी कैन से सर QH अपॉन W, हमें वर्क दे रखा है एक करना इतना एंड 150 किलो जूल ऑफ वर्क, यस, तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगा, QH आ जाएगा। सिंपल, मैं आपके लिए सॉल्व करके लाया हूँ। देखो एफिशिएंसी यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ रहा 0.5231 एंड वर्क इक्वल टू W अपॉन Q1 या QH, तो सीधा आपको वर्क आपको पता है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, W अपॉन Q1, मैंने एफिशिएंसी यहाँ पे गलती लिख दिया था, यस W अपॉन Q1 होगा, वर्क QH अपॉन W होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, W वर्क अपॉन हीट सप्लाइड हो जाएगा, राइट। तो यहां से हमारा काम बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बट ठीक है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज यू विल गेट ट्रैप। दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल था, देख रहे हो। हीट कंडक्टेड थ्रू अ 10 cm थिक वॉल एट द रेट ऑफ 30 वाट पर मीटर केल्विन व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल, है ना। सो थर्मल कंडक्टिविटी, तो Q इक्वल टू क्या होता है बोलो, KA dt अपॉन dx, है ना। सो डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 10, व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, K पूछा जा रहा है आपके पास 10 cm, ये थिक भी आपको दे रखा है 10 cm के फॉर्म में, डेल्टा T भी दे रखा है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, एरिया को 1 मान लेते हैं। सो व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, यह है 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ताकि एरिया 1 हो जाए हमारा, है ना। देख लो Q इक्वल टू K, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो Q इक्वल टू है ना, यह है K dt अपॉन dx, dt पता है, dx पता है, Q पता है, तो हमें यहाँ से आराम से क्या निकल जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व करोगे 0.3 वाट पर मीटर केल्विन आ जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वर्कपीस इज फेड in the same direction as that of cutter teeth in the point cutter, this type of milling is known as, same direction में rotate कर रहा है ना, so this is called is what, up milling or down milling or end milling, this is called down milling, right। the down milling also called clamp milling, the workpiece fade direction is the same as direction of the rotation of the cutter teeth at the point of contact, up milling में opposite होता है। So my dear friends, that all about the technical part of the BDL। अब आप देख सकते हो यहाँ तक कि जो अगर आपको बेसिक्स पता हो हर चीज़ें का, तो क्वेश्चन आप आराम से कोई कर सकते हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आप पूरी थ्रू आउट गए हो तो आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।